हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसपी ऐप। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर ऑफ सोशल साइंस, दैट इज रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। और हमने हाफ चैप्टर कर लिया था इन द लास्ट वीडियो। इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द लेटर हाफ। हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट बार? हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, हमने विजयनगर एम्पायर देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल्स के बारे में। वी विल ऑल्सो स्टडी द रेजिस्टेंस पुट अप अगेंस्ट द मुगल्स, और हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल्स लाइफ, कैसे हमारी आम जनता उस समय जिया करती थी। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग हमें एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ा था हमने। हम पढ़े थे जब दिल्ली सल्तनत, तो हमने देखा कि दिल्ली में हमारे सुल्तान्स रूल करने आ गए थे। किंग पृथ्वीराज चौहान लास्ट रूलर रहे हैं, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है दिल्ली में। और सुल्तान का मतलब होता है मुस्लिम रूलर, और सल्तनत मतलब उनका खुद का किंगडम, टेरिटरी। हमने ये पढ़ लिया था लास्ट बार। इसके बाद हमने देखा था मामलुक डायनेस्टी, खिलजिक डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये तीन अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया दिल्ली के ऊपर। इसके बाद हमने देखा इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। कोई भी किंगडम ज्यादा दिन तक नहीं रह पा रहा था, अनस्टेबल था पॉलिटिकली। बॉर्डर्स चेंज हो रहे थे, रीशेपिंग इंडियाज मैप, जो पॉलिटिकल मैप हमारा जो चैप्टर का ये नाम है, इसीलिए पढ़ा। मिलिट्री एक्सपेंशन हो रहा था, मिलिट्री का यूज किया जा रहा था फॉर प्लंडरिंग सिटीज, विलेजेस। ये सब चीज में लड़ाइयां ज्यादा हो रही थी, मिलिट्री का हेल्प लिया, आर्मी का हेल्प लिया जा रहा था किंग के द्वारा। एंड हमने देखा कि इकोनॉमिक डिवाइड था, जिसमें जब हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारे वेल्दी पीपल थे, लग्जरी था इंडिया में, और मिलिट्री जब आती थी तो ये प्लंडर करा करती थी यही लग्जरी को, यही अमीरी के, ये जो गोल्ड होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, सिल्वर्स होते हैं, ये सब चीज को वो प्लंडर करके लेके जाते थे। हमने देखा कि टैक्सेस लगाए जाते थे बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में, ताकि राजा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, तभी ज्यादा से ज्यादा लड़ेगा, तभी ज्यादा बड़ा अपना किंगडम को बनाएगा। फिर हमने देखा कि स्लेव ट्रेड नाम की चीज यहाँ पे हो रही थी। जब भी कोई किंगडम हार जाता था तो उसके प्रजा को या उसके राजा को बंधक बना के उसको स्लेव जैसा ट्रेड किया जाता था। उसको स्लेव ट्रेड करते थे, उसको बेचते थे, खरीदते थे स्लेव को। ठीक, उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा सिस्टम था जिसमें कि अगर कोई स्लेव है, क्योंकि इतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, तो इस कारण से अगर कोई स्लेव है वो ज्यादा आराम से जीवन जी लेगा जितना कंपेयर टू एक सर्वेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लेव एंड सर्वेंट? स्लेव होता है वो इंसान जो तुम पे पूरा डिपेंडेंट हो। यू गिव देम फूड और प्लेस टू लिव, तुम्हें ही, वो तुम पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है, तुम ही उसको खाना दोगे, तुम ही उसको रहने की जगह दोगे, हर काम तुमसे पूछ कर करेगा, तुम्हारे परमिशन से करेगा। उस टाइम पीरियड में स्लेव्स की बहुत ज्यादा डिमांड भी थी और वैल्यू भी थी, और स्लेव्स ज्यादा ओबे करते थे, राजा को ज्यादा बात मानते थे, ओबे करते थे। इसीलिए हमने देखा दिल्ली में जो फर्स्ट रूलर बने दिल्ली सल्तनत के, देवर मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, और बाकी हुआ सर्वेंट। सर्वेंट कौन होते हैं? जो आते हैं, तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुमसे पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। बिकॉज हमने देखा उस टाइम पीरियड में इतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी था, इस कारण से अगर कोई स्लेव है वो ज्यादा सिक्योर रहता था कंपेयर टू सर्वेंट, क्योंकि सर्वेंट को अपने ऊपर खुद से इंडिपेंडेंट होना है, खुद से पैसा कमाना है। जब महंगाई बढ़ेगी तो उसी पैसे में गुजारा करना है। वेरएज अगर स्लेव को देखेंगे तो स्लेव आप ही के हाउस में रहेगा, स्लेव आप पे डिपेंडेंट है, स्लेव को अपने आप से खुद करना नहीं है कुछ वैसा। तो इसलिए स्लेव ज्यादा सिक्योर हुआ करता था उस टाइम पीरियड में। ओके, तो ये इसीलिए स्लेव की बहुत ज्यादा डिमांड भी थी, स्लेव का ट्रेड भी होता था, और आम जनता से अगर देखा जाए तो वो लोग स्लेव बनने को तैयार होंगे कंपेयर टू सर्वेंट। सर्वेंट को जल्दी नहीं बनना चाहेगा उस टाइम पीरियड में। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीजियस पॉलिसीज। इस टाइम पीरियड में एक और चीज चल रहा था कि रिलीजन अपना फैलाना, क्योंकि मोस्टली द इस्लामिक रूलर्स वांटेड टू स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया। उन्होंने कई हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट के टेम्पल्स को नुकसान पहुंचाया। उस टाइम पीरियड में देयर इज अ कॉन्सेप्ट, उस टाइम पीरियड में नहीं, वैसे जनरल एक कॉन्सेप्ट होता है कि iconoclasm means rejection or destruction of religious images considered idolatrous। जो जो धर्म में आइडल्स की पूजा हो उसको डिस्ट्रॉय करने को कहते हैं
आइकोनोक्लाज्म। ओके, अब यहाँ पे इमेजेस लिखा है, रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्ड आइडल ट्रस्ट, इसका क्या मतलब होता है? पहली बात, हमारे जो धर्मों में ये सब इमेजेस होते हैं, इसको वर्ड हम इमेज क्यों कह रहे हैं, इसको आइडल क्यों नहीं कह रहे? आइडल का मतलब मूर्ति होता है ना, आइडल हुआ या फिर आइकन हुआ, इसका मतलब तो यही होता है मूर्ति। पर हम इनको मूर्ति, ये इमेज क्यों नहीं कह रहे हैं? इमेज इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि अगर हम वर्ड देखेंगे आइडल और आइकन, इसको नेगेटिव टर्म में देखा जाता है इन द अब्राहमिक रिलीजन। ओके, तो इसीलिए हम इसको आइडल नहीं कह रहे हैं, हम इसे इमेज कह रहे हैं। इमेज एक जनरल टर्म है, एक न्यूट्रल टर्म है, ठीक है, इसमें नेगेटिव ऐसा नहीं है। और ये जो आइडल और आइकन को जो अब्राहमिक रिलीजन में प्रेजोरेटिव माना जाता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे में ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पत्थर को पूजा करने लग जाते हैं या किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं। हमें एक स्पेशल परंपरा है, एक स्पेशल पूजा होती है, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसमें देवी देवता की स्थापना की जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म इमेज इंस्टेड ऑफ आइडल। आइडल मीन्स नॉर्मल मूर्ति, इट कैन बी ऑफ एनी मूर्ति, ठीक है। अगर हमने डॉल बनाया, गुड्डा गुड़िया ये सब ऐसे बनाया, वो भी कह सकते हैं। पर इमेज क्या होता है? एक स्पेशल न्यूट्रल टर्म है जो हमारे रिलीजन के लिए हम यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है एक स्पेशल भगवान के रूप में पूजे जाने वाला मूर्ति। ओके, इसीलिए हमारे में इसको मूर्ति कहा गया है, विग्रह कहा गया है ना, प्रतिमा कहा गया है, इस सारे वर्ड्स को यूज किया गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको जानना चाहिए कि देर आर टू रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, मेनली दो रिलीजन की ग्रुप हैं इंडिया पूरे वर्ल्ड में। दीज रिलीजन्स आर ग्रुप्ड एज अब्राहमिक रिलीजन और दूसरी होती हैं इंडियन रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन कौन कौन सी होती हैं? इसमें आता है हमारा क्रिश्चियनिटी, इसमें आता है हमारा इस्लाम, इसमें आता है हमारा जूडिज्म। ओके, इंडियन रिलीजन में कौन कौन से आते हैं रिलीजन? इसमें आ जाते हैं हमारे हिंदुइज्म, ओके, हमारे बुद्धिज्म, हमारे जैनिज्म, ओके, ठीक। तो ऐसे ऐसे हमने अलग अलग रिलीजन्स को ग्रुप का गया है। दुनिया में मेनली यही दो रिलीजन्स चलती हैं, एक अब्राहमिक रिलीजन और एक इंडियन रिलीजन्स। ओके, तो वापस से इधर आते हैं। तो जो हमने अभी देखा, ये आइडल और इमेज का चक्कर देखा हमने। ये आइडल आइकन का ये जो नेगेटिव कॉनोटेशन है, किस में है? ये अब्राहमिक रिलीजन्स में है, जो कि हो गया जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ओके, इसीलिए आपने इसमें देखा होगा, इसमें मूर्ति की कम पूजा होती है इनमें। नेक्स्ट, इनफिडल्स। इनफिडल्स कौन होते हैं? इनफिडल वो लोग होते हैं जो आपके धर्म के नहीं है, जो मेरे धर्म के नहीं है। वो बाकी सब लोग जो मेरे धर्म के नहीं है, वो सारे कौन हो गए? इनफिडल हो गए मेरे लिए, ठीक है। तो अगर हम दिल्ली सुल्तान्स की बात करें, तो दिल्ली सुल्तान्स के लिए इनफिडल्स कौन होंगे? वो लोग जो मुस्लिम नहीं है। कौन हुआ? हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियंस, ये सारे कौन हो गए? इनफिडल्स। तो इस टाइम पीरियड में जो भी ये सब प्लंडरिंग होता था, अटैक होता था, इन्वेजन होता था, इसके पीछे का एक जो मेन रीजन बोला जाता था, वो क्या था? इनफिडल्स का धर्म को खत्म करना, ठीक। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड में इनफिडल का कॉन्सेप्ट फेमस हुआ। नेक्स्ट, जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ेगा। नॉन मुस्लिम कौन होते हैं? जो मुस्लिम नहीं है, उनको ये सब टैक्स देना है। अब इनको टैक्स क्यों देना है? क्योंकि दो कारण है इसमें। मेन कारण है बहुत पहले से जो चलते आ रहा सिस्टम, और नया से मेन इसमें से जो मेन इसका आइडियोलॉजी, मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। पहला जो चलते आ रहा सिस्टम, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था जिजिया टैक्स का? जिजिया टैक्स का ऑब्जेक्टिव था कि हम उन लोगों पे टैक्स लगाएं जो मुस्लिम नहीं है, ताकि वो लोग भी मुस्लिम बने, ठीक, ताकि उन पे बर्डन हो, इकोनॉमिक बर्डन हो, ताकि वो भी कन्वर्ट हो मुस्लिम में। तो इसलिए जिजिया टैक्स था। पर समय के साथ रियलिटी में क्या हुआ? ये जिजिया टैक्स था मेनली सरकार का पैसा कमाने का जरिया, जैसे कि, क्योंकि ये जो जिजिया टैक्स था जो इंडिया की अगर बात करते तो इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदूज थे। उस टाइम पीरियड में ज्यादातर पीसेंट हिंदू थे, रूलर्स थे इस्लाम से जो आ रहे थे, मुस्लिम थे। तो ये जिजिया टैक्स तो लगभग सबके ऊपर लग गया, फिर सारी जनता के ऊपर, ठीक। इस कारण से जिजिया टैक्स समय के साथ लैंड टैक्स के बराबर
होने लगा। मतलब लोगों को जिजिया टैक्स लैंड टैक्स में अंतर फिर समझ में नहीं आता था, दोनों वो लोग कॉमन मानते थे, क्योंकि इतना ये और लैंड टैक्स दोनों साथ में टैक्स फिर हो गया, एक ही साथ जुड़ गया। ठीक, फिर जैसे जैसे हमने देखा डिक्लाइन होने लग गया फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड से, फिर से जिजिया टैक्स को लाने का परंपरा स्टार्ट हुई। जब फिर से उलेमास की सपोर्ट चाहिए थी राजा को, तो राजा फिर इसे इम्पोज करता था जिजिया टैक्स को। ठीक है, उलेमास, मुफ्तीज, इस लोग जो जो हमारे इस्लाम में गुरुज हैं, उनकी जो सपोर्ट जब राजा को चाहिए होती थी, तो राजा क्या करता था, उनके कहे अनुसार इनफिडल्स के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था, जिजिया टैक्स। ठीक है, इससे हमें क्या क्या हुआ, तो इससे हमने देख लिया अभी कि इससे ह्यूमिलिएशन होता है, बदनामी होती है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है जो इनफिडल्स है उनके ऊपर। ठीक है, और एक और चीज, इससे इंसेंटिव मिलेगा उन लोगों को ताकि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अपना धर्म बदलने। तो दिस वाज द जिजिया टैक्स। ये सब हमने पढ़ा था दिल्ली सुल्तान पीरियड में, हमने देखा था कैसे अलग अलग राजा लोग अपना रूल करते हैं, दिल्ली सुल्तान रूल करते हैं दिल्ली के ऊपर। इनको रेजिस्ट करने के लिए ये सारे किंगडम्स आते हैं। इसके बाद हमने देखा था विजयनगर एम्पायर के बारे में, हरिहर और बुक्का नाम के दो लोग कैसे भाई स्टार्ट करते हैं। फिर हमने अब स्टार्ट करना है हमें मुगल्स। तो मुगल्स आपको पता हो, मुगल्स वर द डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लंबे समय तक रूल किया था इन्होंने। इनमें ऑर्डर से देखा जाए तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मेन रूलर्स थे लाइन से। इनके बाद जो आएंगे वो सारे कमजोर होंगे, तो हम मेनली जब मुगल्स कहते हैं तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और लास्ट वाले रूलर के बारे में, जो लास्ट रूलर था हमारा बाबर बोला मैंने, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ते हैं जब हम मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो अभी एक मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि हम इनका नाम याद कर सकते हैं आराम से। ट्रिक का नाम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और लास्ट में बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इसका क्या शॉर्टकट बना, क्या कहते एक्रोनिम बना, बादशाह। ठीक है, तो आप बादशाह नाम से याद कर सकते हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और लास्ट में बहादुर शाह जफर। ठीक, बहादुर शाह जफर हम जब पढ़ेंगे 1857 की रिवोल्ट, तब हम बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या रोल था। ठीक, अभी हम लोग सिर्फ औरंगजेब तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट होती है कहानी बाबर से। बाबर कौन था? बाबर वो फर्स्ट इंसान था जो मुगल्स के डायनेस्टी को सेटअप करेगा। वो था तुर्किक मंगोलियन रूलर। तुर्किक क्यों कहा गया? क्योंकि ये पापा के साइड से, इसके पापा के साइड से, जो पापा इसके तिमूर के साइड से, ये कौन बन रहा है? तुर्किक बन रहा है। और इसके मदर के साइड से जेंगिस खान से रिलेशन जुड़ रहा है। ठीक है, जेंगिस खान कौन था? याद है आपको, मैंने बताया था मंगोल था। तो जेंगिस खान के कारण मंगोल, और तिमूर जो कि पापा के साइड है इसका, वो बन गया तुर्किक। तो इसलिए बाबर को क्या कहा गया? तुर्किक मंगोल रूलर। तुर्किक और मंगोल दोनों का मिक्सचर मान लो। ठीक, शिफ्टेड हिज एम्बिशन टुवर्ड्स इंडिया आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम समरकंद। तो समरकंद उस टाइम का मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान है ना, उस एरिया में है। वो वहां से बाबर को हटा दिया गया था, भगा दिया गया था। वहां पे वो हार गया था किंगडम को अपना। पहले वो वहां पे रूल किया करता था, फिर वहां से भाग के फिर वो देखा कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि हर जगह सेंट्रल एशिया में तुर्क और मंगोल्स और हमारे अरब्स और अफगान रूलर, ये सब की किंगडम चल रही थी सेंट्रल एशिया में। तो बाबर को एक अच्छी जगह दिखी, इंडिया। इंडिया दिखी, तो इंडिया में आने का उसने फैसला किया। उसने इब्राहिम लोधी को हराया। ठीक, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हमने लास्ट बार भी पढ़ा था जब लोधी डायनेस्टी पढ़ रहे थे। और बाबर ने राणा संघा नाम के जो राजा थे उनको हराया बैटल ऑफ खनवा में। ठीक है, 1526 में पानीपत और 1527 में खनवा। ठीक, इसको हराने के पीछे का अगर कारण देखा जाएगा तो इस टाइम पीरियड में एक नया टेक्नोलॉजी आया था। वैसे वो टेक्नोलॉजी पुरानी थी, ज्यादा भी नहीं थी, पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, बस ये था इंडिया में यूज नहीं होता था। तो हमारे इंडियन राजाओं को उसके बारे में उतना नहीं पता था। इसका नाम है
गन पाउडर टेक्नोलॉजी और कैनियन, गन पाउडर और कैनियन, ये जो गोला बारूद जिसे कहते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी वैसे पहले ही आ गई थी, पर इंडिया में राजा लोग इसको यूज नहीं करना जानते थे अच्छे से। इस कारण से वो हार जाएंगे। किससे? बाबर से। बाबर के पास कम आर्मी रहेगी, पर तभी भी वो ऐसा अपना लड़ाई में ऐसा सेटअप करेगा कि वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पावरफुल चीज का यूज किया उस टाइम पीरियड का, ठीक, गन पाउडर और कैनियंस का। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगा 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और दिल्ली सुल्तनत का किंगडम सेटअप हो गया, ठीक। इसके बाद है मिलिट्री इनोवेशन। इस टाइम पीरियड में मेनली क्या कहा गया इसके जीतने का कारण? गन पाउडर, मैच लॉक गन्स और फील्ड आर्टिलरी, ये सारी गोला बारूद की टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव द पर्सोना ऑफ बाबर। बाबर का देखा जाए तो ये किस टाइप का इंसान था? तो बाबर ने खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी क्या होती है? जो खुद से अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में कहानी लिखते हैं। तो अब मेरे लाइफ में मैं कहाँ पैदा हुआ था, क्या क्या किया मैंने जीवन में, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो बाबर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, दैट इज कॉल्ड बाबर नामा। अब बाबर नामा में इसने अपने आप को बताया है कि आई एम अ कल्चर्ड मैन। कल्चर्ड मैन आप समझते हो, कल्चर को जो फॉलो है, सिविलाइज्ड रहे, ठीक है, वो अप्रिशिएट करता है, उसको पसंद है पोइट्री, पोएम्स लिखना, पोएम पढ़ना, पोएम सुनना, आर्किटेक्चर पसंद है उसे, फ्लोरा पसंद है, मतलब प्लांट्स पसंद है। प्लांट्स में कौन से प्लांट पसंद है? फ्रूट के ट्रीज पसंद है, और उसको एनिमल्स पसंद है, ठीक। तो ऐसा बाबर अपने आप को डिस्क्राइब करता है। पर हम देखेंगे कि बाबर हमेशा से बाबर का जो एक्शंस हैं वो ऐसे तो नहीं दिखा रही है कि वो इस टाइप का पर्सन है, क्योंकि बाबर जब लड़ाई करता था तो वो रूथलेस था। थोड़ा भी दया नहीं दिखाना है, रूथलेस रहना है, ठीक है, मैसेकेयर करना है, मारना है, काटना है, उस टाइप की टाइम पीरियड में जैसे होता था राजा महाराजा द्वारा, जो हारेगा किंगडम उसके लोगों को मार दिया जाता था। तो मैसेकेयर करता था सिटीज को, सिटी के रहने वाले लोगों को। टावर्स ऑफ स्कल खड़ा किया है, स्कल का टावर खड़ा कर दिया है इसने, ठीक है। तो हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जैसे इसने अपने आप को बताया, प्लस रियलिटी में क्या कर रहा था वो, ठीक। परसेप्शन ऑफ इंडिया, इसने स्टार्टिंग में इंडिया को देखा एज अ कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स। इंडिया ज्यादा अच्छी जगह तो नहीं है कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को कंपेयर करेंगे, इंडिया को कंपेयर करेंगे, तो बाबर को लगता था इंडिया उतनी अच्छी जगह नहीं है। पर इंडिया फेमस थी किस चीज के लिए? इमेंस वेल्थ। इंडिया के पास गोल्ड था, सिल्वर था, दुनिया भर से ट्रेडिंग का, दुनिया भर से गोल्ड इंडिया में ही आता था, इतना ट्रेड होता था, सोने की चिड़िया तभी कहते थे, ठीक है। तो इसीलिए बाबर को दिखा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे वेल्थ है, ज्यादा पैसा है। तो इसीलिए, और स्किल आर्टिशन है यहाँ पे, इंडिया में स्किल्ड आर्टिशन भी है। स्किल आर्टिशन अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, स्वॉर्ड्स बनाए जाते थे, ठीक है। और जब वो आया तो उसने पाया कि यहाँ की जो हवा है, एयर है, वो हेल्दी हो जाती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में उसको, बाबर को मन अच्छा लगा, तो इसीलिए फिर वो इंडिया में ही फिर रहने लग गया बाबर, ठीक है। बाकियों जैसा इंडिया छोड़ के गया नहीं। और एक और कारण मैंने बताया, क्योंकि इसको सेंट्रल एशिया से हटा दिया गया, भगा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूं। हुमायूं नाम का रूलर था जो कि बाबर का बेटा होगा, और बाबर ने अपने मरने से पहले अपने हुमायूं बेटे को कहा कि अपने सारे भाइयों को एक साथ अच्छे से रखना, प्यार से रखना। तो हुमायूं के सामने बड़ा संकट था, उसको अपने भाइयों को संभालना है, क्योंकि भाई भी सारा बात इसका मान नहीं रहे थे, भाई भी लग रहा था जैसे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। और हुमायूं को लड़ाई भी करनी है। किससे लड़ना है? उस टाइम पीरियड में मैंने बताया बहुत अनस्टेबिलिटी, अभी भी टाइम स्टेबल नहीं हुआ है बाबर के जाने के बाद, अनस्टेबिलिटी तभी भी रही है। हुमायूं ने स्ट्रगल किया पूरे एम्पायर को मेंटेन रखने के लिए, जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में बनाए रखने के लिए, टूटने से बचाने के लिए, ठीक है। इंटरनल राइवलरीज बहुत बढ़ गई थी। व्हाट इज इंटरनल राइवलरी? इंटरनली राज्य के अंदर में ही जो सैनिक हैं, जो हमारे मंत्री हैं, आपस में ही इतना राइवल हो गए हैं, इतने आपस के दुश्मन बन गए, वो अपने आप को, अपना खुद का हिस्सा लेके अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज से हुमायूं गुजरा। लास्ट में 1540s के टाइम पीरियड में
सूरी नाम का एक रूलर था, शेर शाह सूरी, जिसने सूरी डायनेस्टी को सेटअप किया, वो हुमायूं को हरा देगा, मुगल्स को हरा देगा एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एंड द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540। लास्ट में हुमायूं को क्या करना पड़ेगा, हुमायूं को फोर्स कर किया जाएगा कि वो फ्ली करे। फ्ली मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्ली? फ्ली मतलब होता है भाग जाना, है ना, छोड़ के भाग जाना। तो जबरदस्ती इसको भगा दिया जाएगा, भाग जाएगा ये। शेर शाह सूरी फिर रूल करेगा कहां पे? सूर डायनेस्टी सेटअप करेगा, रूल करेगा हमारे दिल्ली में, ठीक है। शेर शाह सूरी बड़ा फेमस इंसान है, क्यों? क्योंकि इसने कई सारे न्यू टेक्नोलॉजीज लाए थे, जैसे न्यू इन्वेंशन किए, नया नया चेंजेस लाया था। वन ऑफ द चेंज वो सिल्वर रुपया। सिल्वर रुपया जो आज के टाइम में हम रुपीज कहते हैं, वो उसका कहेंगे जो अर्ली फॉर्म था वो इसी के द्वारा उसी टाइम पीरियड में लाया गया था, ठीक है। फिर ग्रैंड ट्रंक रोड, ये जो रोड है जो कि कनेक्ट करता है काबुल को चिट्टागोंग से, ये रोड भी इसी ने बनवाया है। फिर इसने लैंड टैक्सेशन में बहुत स्टैंडर्डाइजेशन किया, सब कुछ को यूनिफॉर्मिटी लाई और स्टैब्लिश्ड किया पोस्टल सिस्टम, जो कि बहुत एफिशिएंट निकला। पोस्टल सिस्टम एफिशिएंट होगा मतलब सबके जैसा नहीं कि काम नहीं करता है या उसमें जब चिट्ठियां इधर उधर जा रही है तो प्रॉब्लम हो रहा है। एफिशिएंट सिस्टम बनाया जो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। एग्जाइल, रिटर्न एंड रिकैप्चर एंड डेथ, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि 15 ईयर्स तक हुमायूं भटकता रहा एग्जाइल में। कहां कहां गया? सिंध में गया, राजस्थान में गया, पर्शिया तक पहुंच गया। पर्शिया मतलब उस टाइम पीरियड का आज के टाइम का जैसे ईरान है, ठीक है, उस टाइम वहां तक पहुंच गया। वहां पे गया तो वहां पे मिला एक राजा जिसका नाम था एम्परर शाह तमसब, जो कि सफाविद डायनेस्टी, वहां का सफाविद के साथ इसने अलायंस किया हुमायूं ने। इस राजा ने बोला मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा हुमायूं को लड़ने में, बदले में मुझे क्या दे देना? कंधार वाला एरिया दे देना मुझे, और बाकी फिर तुम दिल्ली पे रूल करना, ठीक। इसमें कहने को मिलता है कि शायद हुमायूं ने शिया मुस्लिम भी बना था फॉर दैट टाइम पीरियड, उससे कुछ ऐसा प्रपोजल भी रखा गया था। तो ऐसे करके हमारा बातचीत करके अपना टैक्टिक्स लगा के ये दोनों मिलके लड़ाई करेंगे, और सूरी का जो सक्सेसर होगा उस टाइम पीरियड का, शेर शाह सूरी क्योंकि मर जाता है उस टाइम पीरियड में, और उसके बाद जो भी आएगा सक्सेसर उसके साथ लड़ाई होगी इनकी, और फिर हुमायूं जीत जाएगा, दिल्ली वापस से इसके हाथ में आ गई इन 1555। पर बाद में हुमायूं की 1556 में अगले साल डेथ हो जाती है बाय फॉलिंग फ्रॉम हिज लाइब्रेरी स्टेप्स। लाइब्रेरी की सीढ़ी से अपने गिर के हुमायूं की मौत हो गई, ठीक है। देन वी हैव द अकबर्स रेन। अकबर्स रेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन? यहाँ पे रेन लिखा है, रेन का क्या मतलब होता है? अगर हम सर्च करेंगे तो इसका क्या मतलब आ रहा है? अ पीरियड ऑफ रूल बाय अ मोनार्क और अदर सॉवरेन, ठीक है। एक पीरियड जबकि एक राजा रूल करता है उसको कहते हैं रेन। अगर कोई भी वर्ड आपको इसमें से नहीं पता है तो आप टीएसपी ऐप में खोल के आप इसे दबा के टच करके देख सकते हो मीनिंग, ठीक है। तो रेन मीन्स होता है राजा का रूल, ठीक। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि राजा हिमू बड़ा दिल्ली का राजा बन जाएगा। हिमू कौन था? तो इसका पूरा नाम था राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। ही वॉज वन ऑफ द वजीर, प्राइम मिनिस्टर था किसका? सूरीज के अंडर में। 22 बैटल जीतता है वो अगेंस्ट अफगान एंड मुगल फोर्सेस, और जीत भी गया, ठीक है। 22 टाइम्स लगातार एक के बाद एक जीतते गया। लास्ट में अपने आप को राजा बना लिया दिल्ली का, और इसके टाइम पीरियड में हम कह सकते हैं दिल्ली में वापस से हिंदू रूल आया था फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड, बहुत ही कम साल के लिए, पर कम साल के लिए, थोड़ा दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आया है हिंदू रूल, ठीक। पर फिर से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होगा, अकबर नाम का रूलर अब आ जाएगा क्योंकि हुमायूं की डेथ हो गई, अकबर आ गया। उसकी जो रेजेंट थी जो कि हमारे बैरन खान है, उनके साथ मिलके अकबर ने इस अपनी आर्मी लेके गया और इसके साथ बैटल हुआ। कहते हैं, क्योंकि स्टोरीज बड़ा फेमस होती है हिस्ट्री में, गॉसिप्स बड़ा फेमस होते हैं, एक ऐसा भी स्टोरी है कि हो सकता है कि एक एरो की पीस, एक स्ट्रे एरो की पीस है, वो आंखों में चली गई थी ऑफ राजा हिमू। इस कारण से हिमू बेहोश हो गए थे और इस कारण से अकबर ने फिर इसका फायदा उठाया, बैटल में हरा दिया, ठीक है। इनको बैटल में इंजर कर दिया गया, चोट पहुंचा दिया गया, बंधक बना लिया गया, कैप्चर कर दिया गया और
सब्सिक्वेंटली बीहेड कर दिया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीहेड? बीहेड का मतलब होता है सिर काट देना, ठीक है, गला काट देना। ओके, तो ऐसे अकबर ने वापस से राजा हेमचंद्र को हराया और वापस से मुगल का रूल स्टैब्लिश किया इन द एरिया ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो हमने अभी हुमायूं कर लिया, अब वापस से अब चलते हैं अकबर के ऊपर। ठीक है, अकबर अकबर को कहते हैं रूल करना स्टार्ट किया इसने एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। 13 साल के उम्र से ही इस लड़के ने रूल करना अकबर ने स्टार्ट किया। और ये फेमस था फॉर बोट मिलिट्री ब्रूटैलिटी, मिलिट्री मतलब लड़ाइयों में ब्रूटल होना, एकदम दया न दिखाना, ठीक है, और स्ट्रैटेजिक टॉलरेंस। जब पॉलिटिक्स की बात आए, जब कुछ ऐसा बात आए, राजनीति का बात आए, तब वो टॉलरेंस भी हो जाता था। टॉलरेंट इन द सेंस बर्दाश्त भी करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम देखेंगे अगली 2 स्लाइड्स में। पहले हम देखेंगे मिलिट्री ब्रूटैलिटी, अकबर ने कैसे कैसे काम किए, और फिर हम देखेंगे अकबर को क्यों टॉलरेंट भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पॉइंट ये कि अकबर ने अपना एम्पायर को बड़ा एरिया में फैलाया, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में फैलाया। अकबर की कैपिटल कहाँ पे बनाई गई? फतेहपुर सीकरी में। और हमने जो भी ये स्टोरीज पढ़ी है ना, बीरबल, अकबर बीरबल की, ये सब, ये जो रूलर, ये जो हम सुनते हैं कहानियां, ये असली में ये वही अकबर है जिसके कोर्ट में 9 रत्न होते थे, नवरत्न कहते हैं। उसमें से 2 के नाम है बीरबल और तानसेन। ठीक है, तो ये थी अकबर की डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं अकबर की मिलिट्री ब्रूटैलिटी। मिलिट्री ब्रूटैलिटी कुछ ऐसा होता है कि लड़ाई में अकबर चित्तौड़गढ़ नाम का जो एरिया है राजस्थान में, वहां के राजा को हराएगा। ठीक, जब ऐसे होता है तो क्या होगा, अकबर ने फोर्ट की दीवारों को तोड़ा, जैसे भी करके अपना घुसा, कई महीनों तक घेराबंदी किया हुआ था, फिर लास्ट में हराता है। 30,000 सिविलियन का मैसेकर करता है अकबर, इतने लोगों को मार दिया वहां के। ठीक, बाकी जो बचे उनको एनस्लेव कर दिया गया, स्लेव्स बना दिया गया, और वहां पे जो भी मंदिर थे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसके नाम पे? कि हम इस्लाम फैला रहे हैं, ठीक है, ताकि इस्लाम का डोमिनेंस हो। इस पे एक लेटर भी है कि कैसे अकबर ने कहा है कि हमने वापस से इस्लाम को सेटअप कर दिया है इन दिस एरिया। ठीक है, तो अब ऐसा हो गया। इसके बाद क्या होता है? जौहर। जौहर क्या था? इस टाइम पीरियड में एक सिस्टम था, जैसे हम सती पढ़ते हैं, सती प्रथा, वैसे क्या सिस्टम था कि अगर राजपूतों में मेनली होता था राजस्थान एरिया में, कि अगर राजा हार जाएगा तो क्वीन अलोंग विथ अदर वुमेन ऑफ द एम्पायर वो क्या करेंगी? अपना जौहर कर लेंगी। जौहर इन द सेंस बड़ा सा कुंड होगा, जौहर कुंड, जहां पे आग लगाई जाती थी और फिर सारी वुमेन उसमें फिर जल जाएंगी। ठीक, अपने आप को भस्म कर देंगी, अपने आप को क्या कहते हैं, ठीक, अपने देह त्याग देंगी। ठीक है, इसका कारण क्या था? 2 मेन रीजन थे करने के। पहला, जो जब कोई राज्य हार जाता है, फिर उसके साथ वहां पे जो लोगों के साथ गलत होता है, उससे बचने के लिए विमेन अपने इस सब चीज से बचने के लिए। दूसरी बात, एक ऑनर था राजपूतों में कि हम मरेंगे तो शान से मरेंगे, ठीक है, किसी के हाथों ऐसे नहीं, गलत काम से नहीं। ठीक, तो इसीलिए विमेन फिर जौहर कर लेंगी। ठीक, जब ऐसा हो जा तो इसी पे हमारा जानने को मिलता है कि अकबर ने जब ऐसा कर दिया तो वहां के विमेन ने कई सारे नंबर में, कई हजारों विमेन ने जौहर कर लिया वहां पे। ठीक, नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक टॉलरेंस। स्ट्रैटेजिक टॉलरेंस का क्या आइडिया है? कि अकबर, एक तो हमने देखा कैसे ब्रूटल हुआ, ठीक, अब देखते हैं टॉलरेंट कैसे था अकबर। टॉलरेंट इन द सेंस सारे धर्म को फिर एक साथ लेके चलने वाली बात। अकबर ने कई सारी शादियां, जो मैरिज अलायंस बनाया, अलायंस इन द सेंस राजपूत की क्वीन से मैरी किया, ताकि मुगल एम्पायर और वो राजपूत स्टेट दोनों में एक अलायंस बन सके। दोनों अगर शादी कर लेंगे तो फिर दोनों किंगडम फिर एक हो गया एक तरह से। ठीक है, तो राजपूत की क्वींस को मैरी किया, मैरिज फॉर्म्स, मैरिज अलायंसेस किया। ठीक, इसके और कई सारे राजपूत को अपने कोर्ट में हाई पोजीशंस पे रखा। ठीक, इसने जिजिया नाम का टैक्स को हटा दिया, क्योंकि जिजिया किसके ऊपर था? नॉन मुस्लिम, मतलब कौन? मेनली हिंदूज थे उस टाइम पीरियड में, जो कॉमन पॉपुलेशन में हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, इन सब के ऊपर। तो जिजिया को हटा दिया गया, और जिजिया को हटा दिया गया और क्या लाया गया? सुल्ह ई
कुल कुल, ठीक है, मतलब पीस विथ ऑल, सबके साथ शांति। इस टाइप का सबके साथ शांति व्यवस्था होगी। और इसने शिफ्ट किया फ्रॉम फोर्स्ड कन्वर्जन, जबरदस्ती धर्म बदलवाने की जो चीज थी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में लोग को कन्वर्ट किया जाता था, इसको रोक दिया गया और कर दिया गया क्या, एडमिटिंग हिज प्रीवियस शेम इन परसिक्यूटिंग अदर्स विद कंफर्मिटी, ठीक है, और एडमिट किया कि मुझे बुरा लग रहा है, मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम अकबर की कंट्रीब्यूशन। अकबर ने कुछ इस टाइप का हाउस ऑफ ट्रांसलेशन बनवाया था। हाउस ऑफ ट्रांसलेशन में क्या होता था, इन जो हमारे संस्कृत की फेमस टेक्स्ट हैं जैसे महाभारत, रामायण, भगवत गीता और पंचतंत्र, ये सारी टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाता था इनटू द लैंग्वेज ऑफ पर्शियन। पर्शियन उस टाइम पे कौन सी भाषा थी, पर्शियन असली में एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी। जैसे आज के टाइम में अगर हमारे जो नेता हैं, हमारी सरकार है, ये इंग्लिश और हिंदी ये दो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया के, तो इसी में कम्युनिकेट करते हैं जो भी ऑर्डर्स पास होता है किंग गवर्नमेंट का आज के टाइम में। वैसे ही अकबर के टाइम पीरियड में और सारे दिल्ली सुल्तान के टाइम पीरियड में जो भाषा थी किंग की वो थी पर्शियन भाषा, तो इसीलिए पर्शियन भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया ये सब टेक्स्ट को। इसके बाद उसने अकबर ने प्रमोट किया सुल ए कुल, मतलब पीस विथ ऑल, ओके, सारे धर्मों में शांति हो, कोई भी धर्म एक दूसरे को परेशान ना करे, सब एक साथ एक शांति से रहें, ठीक। जिजिया टैक्स को हटा दिया गया, अकबर का एक कंट्रीब्यूशन हुआ। दिन ही इलाही नाम का एक स्पेशल धर्म बनाया गया था, वैसे धर्म जैसा था, जिसमें क्या कि पहले ये इबादत खाना नाम का एक जगह होती थी, हाउस ऑफ वर्शिप, जहां पे क्या होगे सारे धर्म के लोग जैसे मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, ये सब धर्मों के पंडित वंडित जो भी होते हैं सब मिलके बैठ के डिस्कशन करेंगे क्या अच्छी चीजें हैं, क्या अच्छी बातें हैं, और इसको इन सब आइडियाज को एक जगह कलेक्ट करके एक नया धर्म के रूप में ला दिया गया फिलॉसफी के नाम पे, जिसको नाम बड़ा दिन इलाही, ठीक है। तो ऐसे करके अकबर की ये सब कंट्रीब्यूशन हमें जानने को मिलती है हिस्ट्री में। अब इसके बाद हम देखते हैं जहांगीर। जहांगीर जहांगीर अकबर का बेटा था और इसको क्या किस नाम से जाना जाता था, इसको जाना जाता था एज प्रिंस सलीम, ठीक है। His reign remembered for justice, art and painting. इसके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पेंटिंग, जस्टिस और आर्ट, ड्राइंग्स ये सब फेमस हुई थी। इसने अटेम्प्ट किया मुगल इन्फ्लुएंस को बाकी सब एरिया में फैलाने के लिए, स्पेशली डेक्कन एरिया में फैलाने के लिए, ठीक है। इसकी अचीवमेंट देखा जाए जहांगीर की, तो जहांगीर के टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा कर दिया गया। मिनिएचर पेंटिंग का नया टाइप की पेंटिंग प्रमोट हुई। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, जैसे ये पेंटिंग है ये वाली नहीं, पर एक पेंटिंग होती है, आपने देखा होगा अकबर के रिलेटेड पेंटिंग है, अकबर जिसमें बने हुए हैं, या कोट दिखाया जाता है जिसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, एकदम छोटे छोटे पूरे पेंटिंग में, और बड़ा सा सीन दिखाने की कोशिश की जाती है। एक ही पेंटिंग में बड़ा सा एरिया दिखा दिया गया, छोटे छोटे इंसान बने हुए हैं, छोटे छोटे डियर्स, एनिमल्स बने हुए हैं, तो ऐसे करके इसको कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। इस टाइप की पेंटिंग्स इस टाइम में फेमस होती है जहांगीर के अंडर में। जहांगीर ने अलाउ किया यूरोपियन कंपनीज को इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो यही यूरोपियन कंपनी जो हम पढ़ेंगे फिर आगे चैप्टर्स में कैसे आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, जो और हमारे डच फ्रेंच हो गए, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग आएंगे फिर इंडिया में, ठीक है। ये हमारे जहांगीर फेमस हैं फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस क्या था, इनका एक पैलेस के बाहर एक चेन लटका था, जिसको भी जस्टिस नहीं मिले वो उस चेन को फिर बजा सकता था, तो फिर जहांगीर फिर अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेगा जस्टिस देने के लिए। तो कुछ इस टाइप के सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था जहांगीर के अंडर में। आफ्टर जहांगीर हमें जानने को मिलता है कि शाहजहां, जो कि जहांगीर का बेटा था, वो रूल करेगा, ठीक है। अब आता है शाहजहां। शाहजहां रूलर था हमारा, जहांगीर के बाद जो आता है रूलर, जो कि जहांगीर का बेटा था। शाहजहां was the fifth Mughal ruler and his reign is called the golden age of Mughal architecture. आपने देखा होगा जितनी भी जो मुगल्स की बिल्डिंग्स बनती हैं, सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल ताजमहल, ये सारे बनाए गए हैं अंडर द शाहजहां's reign,
ठीक है। शाहजहां के रेन में ही हमें देखने को मिलता है कि हुमायूंस टूम दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में, रेड फोर्ट दिल्ली में, और आगरा का रेड फोर्ट, ये सारा शाहजहां के अंडर में बनाया गया। यानी कि दैट्स व्हाई वी कॉल इट द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ठीक। ताजमहल को क्यों बनाया था शाहजहां ने? इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ओके। और यू कैन सी ताजमहल को अगर आपने पास से देखा होगा तो ताजमहल की जो गेट जैसी ये वॉल है, वॉल के ऊपर आपने देखा होगा सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में कुछ उर्दू फारसी कुछ इस टाइप से ऐसे लिखी पड़ी है इस तरफ। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द कैलीग्राफी। तो दिस पीरियड ऑल्सो सॉ सम एडवांसमेंट इन कैलीग्राफी। कैलीग्राफी सुंदर सुंदर राइटिंग जो कि लिखी जाती है पर्शियन लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट आफ्टर शाहजहां हमारा लास्ट रूलर आएगा, लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल्स, ही वाज कॉल्ड औरंगजेब। औरंगजेब आप सभी को पता होगा, he was famous for being very brutal. Okay, Aurangzeb was the last powerful ruler and his rule lasted for 50 years. 50 साल तक इन्होंने रूल किया और इसके रूल को कहा जाता है द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड इन द मुगल रूलर्स हिस्ट्री। ठीक है, मुगल रूलर में सबसे लंबा साल तक किसने रूल किया है? औरंगजेब ने। ठीक। आफ्टर औरंगजेब हम देखेंगे कि लगातार किंगडम कमजोर होते जाएगी, टूटते जाएगी आफ्टर औरंगजेब। ठीक है, जैसा कि आपको याद हो हमने देखा था तुगलक के एग्जाम्पल में कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सबसे लार्ज एम्पायर बना, पर साथ ही साथ फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद एम्पायर एकदम कमजोर होने लग गया। ठीक, सिमिलर चीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में एक लंबे समय तक रूल किया है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया पे रूल किया है, उसके बाद से फिर एम्पायर एकदम कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी विल सी द एक्सेशन टू पावर। ये औरंगजेब ने पावर कैसे एक्वायर किया, अपने हाथ में पावर लिया। तो औरंगजेब की कहानी कुछ ऐसे है कि औरंगजेब सबसे बड़ा एल्डेस्ट सन नहीं था। ठीक है, इसीलिए औरंगजेब को पावर एक्वायर करने के लिए अपने बड़े भाई की डिफीट करना पड़ा, बड़े भाई को, और मारना पड़ा दारा सिख को। ठीक, तो इसके ऊपर कहानी भी है कि कैसे उसने फिर मार के फिर उसका हेड को अपने फादर को दिया था। ठीक है, तो उसने फिर अपने फादर को इम्प्रिजन कर दिया, शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया आगरा के फोर्ट में, आगरा के फोर्ट में जो जेल है वहां पे जेल में बंद कर दिया शाहजहां को, अपने पापा को। ठीक, जब तक शाहजहां की डेथ नहीं हो गई। और औरंगजेब ने अपने आप को क्या टाइटल दिया है? जैसे कि हमने वो गजपति और नरपति वो सब चीज देखा, छत्रपति, वैसे औरंगजेब ने अपने आप को क्या टाइटल दिया है? आलमगीर। आलमगीर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आलमगीर? आलमगीर मीन्स कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया पे राज करता है, कब्जा करता है। ठीक, औरंगजेब्स रूल। औरंगजेब के रूल में इंडिया को उसने क्या किया? एज एक यूनाइट करने की कोशिश की, एक बड़ा सा एम्पायर बनाने की कोशिश की इन अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। बड़ा सा इंडिया के एरिया में अपना किंगडम बनाया। स्पेशली कहा जाता है डेक्कन एरिया में इसने किंगडम बना के दिखाया। क्योंकि डेक्कन एरिया एक ऐसा एरिया था जहां पे इस टाइप की एक प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू, आपको पता हो, यहाँ पे जल्दी राजा अगर कंट्रोल करने जाए तो पहले जीतता नहीं था, और अगर जीत भी जाए तो फिर ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो सेम चीज औरंगजेब के साथ हुआ। औरंगजेब को कई सारे लड़ाई लड़ने पड़ी इन द डेक्कन प्लेटू, इन द डेक्कन एरिया। 25 ईयर्स तक इसने लड़ाई लड़ा। लास्ट के जो 25 ईयर्स थे इसके लाइफ के, वो लड़ाई लड़ते लड़ते फिर इसने उसकी डेथ हो गई। ओके, इसके कारण जब कोई लड़ाई लड़ता है तो फिर उसका क्या फायदा नुकसान है? तो फायदा ये है कि दे विल विन, देन दे विल प्लंडर वेल्थ, दे विल गेट मोर एरिया एंड दे कैन स्प्रेड देयर रिलीजन। नुकसान क्या है? अगर लड़ाई ज्यादा लड़ी जाए तो आपका टैक्सेस, आपका पैसा खत्म होने लगेगा, ट्रेजरी, जो भी हमारा राजा का पैसा है, पैसा खत्म होने लगेगा सिर्फ लड़ाइयों में, सिर्फ आर्मी को पैसा देने में, अलग अलग टूल्स और वेपन्स खरीदने में। ठीक, इस कारण से देखने को मिलता है कि इसके बाद जो भी हमारे औरंगजेब के बाद राजा आएंगे उनके पास ट्रेजरी खाली मिलेगी। ठीक है, इसलिए पैसा की कमी रहेगी मुगल्स के बाद, उसके बाद वाले रूलर्स के साथ। और औरंगजेब क्योंकि ब्रूटल था, जैसे मैंने बताया, ये इस्लाम को फेमस करने के लिए इसने कई सारे काम किए। उनमें से एक काम था जिजिया टैक्स को वापस ला दिया गया। याद है आपको मैंने बताया था कि औरंगजेब अकबर के टाइम पीरियड में जिजिया को हटा दिया गया था, पर औरंगजेब के अंडर में जिजिया को वापस से ला देते हैं।
नेक्स्ट वी हैव द चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंज है औरंगजेब के रूल में, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। तो पहला प्रॉब्लम, बार बार वॉर लड़ने से एम्पायर वीक हुआ। दूसरा प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस उसको झेलना पड़ा, जाट के साथ, गुजर से, मराठा से, सिख से। ये सारे वो लोग थे जो औरंगजेब का विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, ताकि औरंगजेब इनके एरिया में ना आ पाए। ठीक है, इसकी मौत होती है, डेथ होती है, एंड इसके डेथ के बाद एम्पायर पूरा वीक हो जाता है और डिक्लाइन हो जाएगी मुगल एम्पायर की। ठीक, औरंगजेब अपने रिलीजियस पॉलिसीज के लिए भी बड़ा फेमस था। रिलीजियस पॉलिसी क्यों थी? क्योंकि उसकी पॉलिसीज बड़ी ब्रूटल थी, बहुत स्ट्रिक्ट था। वो इस्लाम मुस्लिम को प्रमोट करता था। ही वॉज सुन्नी मुस्लिम था औरंगजेब। उसने बैन करके रखा था म्यूजिक एंड डांस इन कोर्ट। ठीक, पहले के समय में राजा महाराजा के कोर्ट में डांसेस होती थी, म्यूजिक होती थी, पर औरंगजेब एक स्ट्रिक्ट सुन्नी मुस्लिम होने के कारण ये सब चीज को बैन कर देगा। जिजिया टैक्स को वापस ला दिया। ठीक, परसिक्यूशन, व्हाट इज परसिक्यूशन? परसिक्यूशन मतलब मारना, टॉर्चर करना, सप्रेस करना, किसी की हत्या करना। तो इसके अंडर में हमें जानने को मिलता है कई इडिक्ट्स, फरमान जो जारी हुए थे, फरमान कि स्कूल्स और टेम्पल, किसके स्कूल और टेम्पल? जो हमारे इन्फिडल्स के हैं, हु वर इन्फिडल्स, जो नॉन इस्लामिक पीपल हैं, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ये सारे लोगों के जो भी स्कूल्स, टेम्पल है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसके फरमान हमें आज मिलते हैं आज के टाइम में। तो वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ, ये 3 जगह, ये सब हिंदूज की स्पेशल प्लेसेस है पिलग्रिमेज की। तो ये सब जगह पे हमें मिला है एविडेंसेस। दूसरा ये मिलता है कि ही परसिक्यूटेड सिख, जैन, जोरास्ट्रियन और सूफीज, ये सारे लोगों को इसके द्वारा मारा गया। ठीक, फाइनल रिफ्लेक्शन, तो लास्ट में हमें एक लेटर भी मिलता है, या एक फाइनल लेटर्स जैसा मिलता है। इसने अपने बेटे को एक लेटर लिखा होगा जिसमें वो बता रहा है कि वो बहुत रिग्रेट फील कर रहा है। रिग्रेट इन द सेंस बहुत बुरा फील कर रहा है कि मैंने बहुत गलत काम किया, यहाँ के कंट्री के लोगों के लिए, कंट्री के लिए गलत काम किया, यहाँ के लोगों के साथ गलत काम किया। मैं अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। हेल्पलेस मतलब जिस कि अब कोई हेल्प नहीं कर सकता मेरा। ओके, हेल्पलेस मतलब कोई हेल्प नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ठीक, तो अपने डेथ के टाइम वो ऐसा फील कर रहा था। ठीक है, तो ये हमने खत्म कर दिया औरंगजेब एज वेल एज मुगल्स का रूल। मुगल्स की कहानी औरंगजेब पे तो खत्म हो गई। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस। कौन कौन सी हमारे किंगडम्स थे, कौन कौन से हमारे एरियाज थे जो मुगल को फैलने से रोकेंगे, मुगल एम्पायर को बड़ा होने से रोकेंगे और मुगल एम्पायर के रिबेल बनेंगे। तो फर्स्ट वी हैव द जाट्स एंड ट्राइबल रेजिस्टेंस टू मुगल एम्पायर। तो पहले कौन है? हमारे जाट पीसेंट्री। जाट्स, आपको पता हो, जाट्स हमारे पीसेंट थे इन द एरियाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान। इस एरिया में पाए जाते हैं हमारे जाट। और इन्होंने मिलकर रिबेल किया था मुगल एम्परर के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं, उस ऑफिसर को, जो ऑफिसर इनको ऑप्रेस करता था, इनको दबाता था, इनके साथ गलत करता था, उनको इन लोगों ने मिलकर मार डाला। एक फाइट होती है जिसमें 20,000 जाट के मेन मिलकर रिबेल करते हैं, पर बाद में इनके रिबेलियन को दबा दिया जाता है। कैसे? इनके लीडर को मार दिया जाता है बाय द मुगल आर्मी, मुगल एम्परर। ठीक है, तो ऐसे जाट लोगों ने रिबेल किया था और ऐसे इनको रोका गया बाय मुगल्स। फिर ट्राइबल्स का देखते हैं, तो ट्राइबल लोगों ने भी रिबेलियन किया। ट्राइबल में हमारे फेमस ट्राइब्स हैं ये भील, गोंड, संथल, कोच, सारे फेमस ट्राइब्स थे उस टाइम पीरियड में जो पावरफुल भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने विरोध किया मुगल्स को इनके एरिया में आने से, क्योंकि मुगल्स क्या कर रहे थे, वो फैल रहे थे, बड़े एरिया में जा रहे थे। ये ज्यादातर ये लोग रहते थे इन फॉरेस्ट एरियाज। अब मुगल क्या करते थे, इन पे टैक्सेस लगाते थे। अब हमारे ट्राइबल लोग जो कि कई पीढ़ियों से एक ही फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उन पे टैक्स लगा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस जमीन पे रह रहे हैं। ठीक, तो अब ये सब चीज को देखते हुए इन पे जो टैक्स लगाया जा रहा था, इनसे जबरदस्ती इनकी जमीन छीनी जा रही थी, इसीलिए सारे ट्राइबल्स ने विरोध किया अगेंस्ट द मुगल रूल। ठीक है, इन्होंने कई सालों तक
इंडिपेंडेंस अपना मेंटेन करके रखा, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा, अपने आप को मुगल्स के अंडर में नहीं आ पाए, ठीक है। बिकॉज मेनली इनको उस एरिया का जानकारी था, फॉरेस्टेड रीजन का जानकारी था, हिल्स का जानकारी था, तो ये लड़ाई में अक्सर जीत जाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द गोंड किंगडम एंड रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती वॉज वेरी ब्रेव क्वीन। रानी दुर्गावती वॉज द क्वीन ऑफ घरा कटंगा। घरा किंगडम थे हमारे, हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था। तो घरा किंग है हमारी, क्वीन है, सॉरी, घरा किंग क्वीन हो गई रानी दुर्गावती, जिन्होंने अपनी विजडम, समझदारी से अपने लोगों को प्रॉस्पेरिटी तक, लोगों को प्रॉस्परस बनाया, अच्छा फैसिलिटीज दिया, पावरफुल बना के रखा। उसने कमेंट किया, रानी ने कमेंट किया 20,000 सोल्जर्स को और 1,000 एलिफेंट्स को। इसके साथ इनकी ये पूरी एक आर्मी बनती है, इतने लोगों और एलिफेंट के साथ, और इन्होंने मिल के अकबर के द्वारा सेंड किए गए आर्मी को रोकने की कोशिश की। पर क्योंकि हमारे मुगल्स के पास ज्यादा वेपन्स थे और ज्यादा नंबर था मुगल आर्मी में, इसीलिए ये लोग ने लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी हार गए, ठीक है। तो मुगल्स फिर जीत जाते हैं बैटलफील्ड में, ये लोग हार जाते हैं, और रानी ने अपने आप को पकड़े जाने के ये प्रॉब्लम से दूर होकर इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को वहां पे उसी जगह पे अपना अपनी खुद की लाइफ ले ली। ओके, सो शी टुक हर ओन लाइफ ऑन द बैटलफील्ड। अपनी बैटलफील्ड, वही बैटलफील्ड में जब देखी कि अब हम हार गए तो उन्होंने अपनी खुद की लाइफ ले ली। तो कहते हैं कि उनकी ये मानना था कि मैं कभी भी पकड़ी नहीं जाऊंगी, ठीक है, कैप्चर नहीं, मुझे कोई भी कैप्चर नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट, शी रिमेन्स अ सिंबल ऑफ रीजनल प्राइड एंड रेजिस्टेंस। आज भी रानी को एज अ सिंबल ऑफ प्राइड, शान के जैसा देखा जाता है। तो ये था हमारा गोंड किंगडम का स्टोरी। नेक्स्ट कौन थे लोग जो मुगल्स का विद्रोह रिबेल करेंगे मुगल्स के खिलाफ? वो है हमारे राजपूत्स। ओके, राजपूत्स में पहली चीज, हु आर राजपूत्स? राजपूत कौन होते हैं? तो राजपूत हमारे मेनली क्षत्रिय वर्ण के लोग होते हैं जो अपने धर्म फॉलो करने में ज्यादा मान्यता रखते हैं, जो मानते हैं कि हमारा धर्म है कि हमें अपने खुद के लोगों की रक्षा करनी है, लड़ना है अपने किंगडम के लिए। ओके, तो ये अपने ट्रेडिशन के लिए बड़ा फेमस थे, अपने कल्चर के लिए फेमस थे राजपूत्स, ठीक। तो राजपूत में हमें इन्वेशंस जब इंडिया में इन्वेशंस होते हैं फॉरेन लोगों के, जो हमने देखा था दिल्ली सुल्तान जो हमारे ईरान से और सेंट्रल एशिया से, तुर्क, अफगान्स, ये सब आ रहे थे, तो प्रतिहाराज ने मिलकर रेजिस्ट किया था अरब का। अरब लोग भी आ रहे थे, तो प्रतिहाराज ने मिलकर रेजिस्ट किया। प्रतिहारा एक वो थे किंगडम, एक डायनेस्टी थे, तो इन्होंने मिलकर, राजपूतों ने मिलकर रेजिस्ट किया था। पर हमने देखा कि लास्ट में ये हार जाते हैं। जैसे कि एक राजपूत हमने वो भी देखे थे, क्षत्रिय का पृथ्वीराज चौहान, जिसके बाद फिर दिल्ली सुल्तान का स्टैब्लिशमेंट होता है, फिर मुगल्स की स्टैब्लिशमेंट होती है। ओके, पर तभी भी इन्होंने जो हो सकता था इन्होंने कोशिश किया अपने दम पे अपोज करने की मुगल डोमिनेंस को, ठीक है। हमारे फेमस रूलर के नाम आ गए, राणा संगा। राणा संगा हमने क्या किया, कई राजपूत क्लैंस को यूनाइट कर दिया, एक ग्रुप बनाया और कई सारे बैटल लड़े, कई सारे सुल्तान के साथ लड़ाई लड़ी, पर लास्ट में बाबर के द्वारा हार गए इन द बैटल ऑफ खनवा। ये हमने पढ़ा था जब बैटल पढ़ रहे थे बाबर का, ठीक। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप, मेवाड़ का हमने पढ़ा था स्टोरी। तो मेवाड़ ने क्या बोला था कि हम मुगल की स्यूजेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम मुगल्स के अंडर में नहीं रहेंगे, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो बैटल होती है हल्दी घाटी की इन 1576, जिसमें मुगल्स के पास ज्यादा एडवांटेज होता है और मुगल्स फिर जीत जाते हैं। अब मुगल्स जीत गए तो राणा प्रताप ने क्या किया, वो तुरंत भाग जाते हैं इन द फॉरेस्टेड एरिया, फॉरेस्ट में जाके छिप जाते हैं इन द एरियाज ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स में फॉरेस्ट है, वहां पे जाके छिप गए। और फिर उन्होंने, क्योंकि अब किंगडम तो हार गई, अब मुगल्स अब रूल कर रहे हैं उस एरिया में, फिर उन्होंने स्टार्ट किया गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि छिप के अटैक करना। छिप के अटैक कैसे होती है कि ये लोग जंगल में छिपे रहेंगे
मौका देख के या तो रात में ऐसा छुप के अटैक करेंगे, जाएंगे पूरा आग वाग लगा दिया, वहां पे लूट लिया आर्मी के स्वॉर्ड्स, आर्मी के गन्स, ये सब चीज लूट कर वापस जाके छिप गए। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। तो इस टाइप की गुरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने कई सालों तक करके रखी, जिसके कारण मुगल्स बहुत परेशान रहते थे। इन्होंने अलायंस बनाया। ठीक, अलायंस किसके साथ बनाया? भिल्स के साथ। भिल हमारे एक ट्राइबल पीपल हैं, उनके साथ अलायंस, उनके साथ ग्रुप बना के इन्होंने मिल के कोशिश किया ये सब रेजिस्टेंस करने का। ठीक है, तो भिल को आज भी आप इनका सिंबल देखना, बुक में आपके सिंबल बना हुआ है, इनका एम्बलम बना है राजा का, उसमें दिखा रहा है एक तरफ हमारे राजा जी हैं, दूसरी तरफ हमारे भिल के किंग हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है कैसे यूनाइट होके इन्होंने रेजिस्ट किया, राजपूतों ने रेजिस्ट किया। ठीक, तो ये हमने देख लिया राजपूत रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है बाद में राजपूतों ने क्या किया। तो समय के साथ जैसे मुगल्स ज्यादा पावरफुल होने लग गए, तो अकबर ने भी ये क्या किया कि राजपूतों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए, जब अकबर कई लड़ाई लड़ लिया, फिर अकबर ने सोचा कि क्यों ना हम क्या करते हैं कि हम मैरिज अलायंसेस बनाते हैं। तो इसीलिए अकबर की जो रानी थी, शी वॉज अ राजपूत क्वीन। ठीक है, तो अकबर ने उसके बाद वाले जो भी राजा महाराजा आएंगे मुगल्स के, उन्होंने मैरिज अलायंसेस बनाए। मैरिज अलायंस मतलब शादी कर लिया किसी और किंग के किंगडम की क्वीन से, सॉरी प्रिंसेस से। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ कि कई राजपूत स्टेट ने मैरिज अलायंसेस बना दिया, पर जब अलायंसेस बना देंगे तब फिर दोस्त बन गए। पर तभी भी कुछ हमारे राजपूत थे जो कोशिश करते थे डिफाई करने की, बात नहीं मानने की, मुगल्स के अंडर में नहीं आने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो एक नॉवल का नाम दिया गया है दुर्गा दास राठौर। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम बना के रखा इन द एरिया ऑफ मारवाड़, जोधपुर, राजस्थान के एरिया में। इसके कारण मुगल्स की अथॉरिटी एकदम लिमिटेड रही इन द एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान में मुगल्स ज्यादा नहीं कुछ कर पाए। ठीक है, हमने राजपूत का देख लिया, हमने जाट का देख लिया रेजिस्टेंस। अब देखते हैं अहोम का। अहोम कौन लोग हैं? अहोम लोग को कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो बहुत साल पहले म्यांमार एरिया से क्रॉस किए थे और ब्रह्मपुत्र वैली क्रॉस करके, मतलब यहाँ पे आके असम वाला, आज के टाइम का जो असम एरिया, वहां पे सेटल हुए थे। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ अहोम किंगडम कहाँ पे होगी। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ठीक, तो यहाँ पे असम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इस एरिया में अहोम ने अपना किंगडम बना के रखा था। ठीक है, अब देखते हैं अहोम ने कई सालों तक रेजिस्ट किया नॉर्थ ईस्ट में फैलने से किंगडम को, मुगल्स के किंगडम को। ठीक, अहोम में एक सिस्टम चलता था, दैट इज कॉल्ड द पैक सिस्टम। पाइक, इसका मतलब क्या होता है? इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि हर इंसान को, जो भी इस किंगडम में रहता है, हर लड़के को रिक्वायरमेंट है, हर एबल बॉडी मैन को, एबल बॉडी इन द सेंस उसकी बॉडी अच्छी है, वो कोई फिजिकली स्पेशली एबल्ड नहीं है, ओके, तो बॉडी उसकी पूरी ठीक ठाक है, तो उसे क्या करना है? उसे कंट्रीब्यूट करना है। जैसे आज के टाइम में नहीं करते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, तो वैसे ही हर एक इंसान को काम करना है, लेबर का काम या फिर मिलिट्री का काम, दोनों में से कोई एक काम करने हैं। लेबर का क्या काम होगा? लेबर मतलब कुछ इस टाइप की, हमें गांव में सड़क बनाना है, गांव में बिल्डिंग्स बनानी है, या कुछ भी गांव में कंस्ट्रक्शन करना है, तो सब लोग ऐसे मिल के काम करेंगे। ठीक, एज लेबर। दूसरा, मिलिट्री में, मिलिट्री कैसे होती थी इस टाइम पीरियड में, यहाँ पे दिया होगा। मिलिट्री दो तरह की होती है, एक होती है प्रोफेशनल मिलिट्री। प्रोफेशनल मिलिट्री क्या होती है? वो मिलिट्री जो कि आज के टाइम में जैसे है, वो मिलिट्री जो हर सेकंड रेडी रहती है, अपने जो हर रोज प्रैक्टिस करती है, जो हर सेकंड रेडी है अपने राजा के लिए, अपने सरकार के लिए, अपने देश के लिए, तो उसको कहते हैं प्रोफेशनल मिलिट्री, प्रोफेशन है। अब प्रोफेशनल मिलिट्री का फायदा क्या है कि ये ज्यादा एडवांस होते हैं, ये ज्यादा प्रैक्टिस करते तो ज्यादा जीतने का चांसेस इनका ज्यादा रहता है। नुकसान इनमें यह है कि वी हैव टू पे देम, उनको पैसा देना पड़ेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। इतने लोगों को, जितनी आर्मी में लोग हैं, सबको सैलरी देना है, पैसा देना है, खाने का व्यवस्था करना है, रहने का व्यवस्था करना है। तो ये सब चीज, ये सब उस टाइम पे एक प्रॉब्लम थी।
ठीक है। इस चीज को निपटने के लिए हमारे पैक सिस्टम में क्या है कि जो भी हमारे एबल्ड बॉडी मैन है, वैसे तो वो रहेंगे एज, दे विल रिमेन एज फार्मर्स, फार्मर जैसा रहेंगे, पर जैसे ही कुछ अटैक हुआ, किसी और किंगडम ने अटैक किया अहोम के किंगडम पे, या फिर किसी अहोम को अपना किंगडम कहीं लड़ाई करने जाना है, तो उस केस में क्या होगा, ये सारे लोग आर्मी का काम करेंगे, और जब लड़ाई नहीं हो रही है तो वापस से अपना नॉर्मल जो काम करते हैं वो सारा काम करेंगे। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ अ मैसिव स्टैंडिंग आर्मी विदाउट एनी नीड ऑफ परमानेंट आर्मी। परमानेंट नहीं है, इसको परमानेंट नहीं कहेंगे, जब जरूरत पड़ा तब ये लोग आ रहे हैं, आर्मी का काम कर रहे हैं, वापस खेती करने फिर चले जा रहे हैं। ठीक है, खेती करने या जो भी काम करने। तो दिस अलाउड द किंगडम टू बिल्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन गया उस एरियाज में, ठीक है, और आर्मी भी अच्छी हो गई। इंडिविजुअल को बदले में क्या मिलेगा, जो लोग काम कर रहे हैं फ्री में कोई काम नहीं करेगा, बदले में कुछ तो मिलेगा। तो बदले में क्या मिल रहा है, बदले में मिल रहा है लैंड राइट्स, लैंड के ऊपर राइट्स, जमीन मिल रही है, जमीन के ऊपर राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब होता है हमारा पैक सिस्टम। पैक सिस्टम के बाद आते हैं हम मिलिट्री सक्सेसेस अगेंस्ट द मुगल्स। मुगल्स के खिलाफ इनकी लड़ाई में क्या क्या हेल्प मिला इनको, क्या क्या इनके ट्रिक्स थे। तो पहला टैक्टिकल एडवांटेज, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फॉरेस्ट, हिल, रिवर ये सब एरिया में रहते हैं, इनको हर एक चीज के बारे में पता है, हर एक ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पता है, इनको माउंटेन्स के बारे में पता है, इनको फॉरेस्ट के बारे में पता है। इस कारण से ये लोग अच्छा से फायदा उठा पाएंगे इस टाइप की ज्योग्राफी का। ठीक है, लड़ाई में मुगल्स क्योंकि प्लेन एरिया में रहने वाले लोग हैं, मुगल्स को प्लेन एरिया का ज्यादा जानकारी है, इसीलिए मुगल्स यहाँ पे हारने लगेंगे। ठीक है, फिर एक बैटल होगा, बैटल ऑफ सराई घाट। ठीक है, बैटल ऑफ सराई घाट में एक हमारे फेमस कमांडर थे, लक्षित बोरफुकान नाम के हमारे फेमस कमांडर हैं, जिन्होंने 10,000 की आर्मी के साथ, अहोम के सोल्जर्स के साथ मिलके 30,000 मुगल्स को हरा दिया। 30,000 मुगल की आर्मी को हरा दिया, कहां पे, ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो ये दिखाता है कि अगर आपके पास कम आर्मी है तभी भी आप जीत सकते हो। कैसे, इफ यू विल अप्लाई सम काइंड ऑफ टैक्टिक्स लगाने के बाद हम नेचर का हेल्प लेके जीत सकते हैं। ठीक है, वर्सेटैलिटी, मुगल के जनरल जो थे राम सिंह, उन्होंने प्रेज किया है अहोम्स को, कहा है कि देखो अहोम कितने एक्सेप्शनल हैं, अहोम्स बहुत वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल इन द सेंस कभी भी कुछ भी काम कर लेंगे, कभी भी रो कर सकते हैं, बोट चला सकते हैं, आर्चरी कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी डिगिंग का काम कर सकते हैं। ट्रेंचेस खोदा जाता था उस टाइम पे, गड्ढा खोद के उसमें छिपते थे सोल्जर्स हमारे, तो ट्रेंचेस कहते हैं उसे। तो डिगिंग ट्रेंचेस एंड यूजिंग फायर आर्म्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कितने वो फ्लेक्सिबल, कितने स्ट्रॉन्ग थे, ठीक, वर्सेटाइल थे। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड अहोम्स रेजिस्टेंस। इसके बाद तो मुगल्स के रेजिस्टेंस में जो हमारी फोर्थ ट्राइब है, फोर्थ ग्रुप है, वो है हमारे सिख। अब देखते हैं सिखों के बारे में। तो सिख began as a spiritual movement। सिखिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो एज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट था। स्पिरिचुअल मूवमेंट मतलब एक नया धर्म की स्थापना हुई है, ऐसा मूवमेंट था। एक नया आइडियोलॉजी, एक नया भगवान के प्रति पूजा पाठ का तरीका, नया आइडियोलॉजी, एक नया सोचने का ढंग सेटअप हुआ था। ठीक, तो ऐसे सेटअप हुआ था। पर मुगल के परसिक्यूशन, मुगल के द्वारा जो ये सब अटैक हो रहे थे और मारा जा रहा था, इसको देखते हुए सिखिज्म एक बन गया मार्शल पावर। ठीक, मार्शल पावर जो अपने आप से खुद को डिफेंड कर सके। तो अब इसे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, क्रोनोलॉजी ऑफ सिख गुरुज। सिखों में एक परंपरा है गुरुज की परंपरा। इसमें कई गुरुज आए हैं। तो सबसे पहले गुरु कौन थे जिन्होंने सिखिज्म की स्थापना की? पहले गुरु है हमारे गुरु नानक। गुरु नानक जी ने सिखों की स्थापना की। इनकी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ फेथ हैं, जो कि है कंपैशन, इक्वालिटी, वननेस ऑफ वन गॉड, एक ओंकार, और लंगर, लोगों को खाना खिलाना फ्री में, फ्री कम्युनिटी किचन। इसके बाद हमारे आएंगे गुरु अंगद जी, जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया,
जैसे हमारे में स्क्रिप्ट होती हैं अलग अलग, हिंदुइज्म में जैसे हमारे पास रिलीजियस टेक्स्ट है तो उनकी उनमें गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। फिर गुरु अमरदास जी आएंगे, इन्होंने सिख कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया और सोशल इविल से लड़ा, इक्वालिटी बढ़ाने पे काम किया। गुरु रामदास जी आएंगे, इन्होंने अमृतसर सिटी जो आज का फेमस सिटी है जहां पे हमारे गोल्डन टेम्पल है उसकी स्थापना की, अमृतसर की। गुरु अर्जन आएंगे, इन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया है, आज के टाइम में जो हमारा गोल्डन टेम्पल है ना वो अर्जन जी के द्वारा बनाया गया है। फिर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब नाम का जो हमारा अभी हम पढ़ेंगे लास्ट गुरु जो है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब द इटर्नल गुरु, उसकी स्थापना, उसकी फर्स्ट एडिशन इन्होंने की। ठीक है, स्टार्ट इसी इन्होंने ही किया। ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर। जो हमारे गुरु अर्जन जी हैं ये हमारे फर्स्ट सिख मार्टियर है। मार्टियर कौन होता है? जो अपना जान दे देता है अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए। तो इन्होंने कई टॉर्चर को झेला और लास्ट में जहांगीर के द्वारा इनको मार दिया गया। जहांगीर के मारने का कारण ये था कि पहला रीजन कि ये जो सिख थे ये मुगल्स के अंडर में नहीं आ रहे थे। दूसरी बात, ऐसा जहांगीर को पता चला था कि इन्होंने सपोर्ट किया है इनके एक रिबेल प्रिंस को, खुसरो मिर्जा नाम का एक रिबेल प्रिंस था जो जहांगीर के खिलाफ गया था, उसका सपोर्ट किया है। इस कारण से गुरु अर्जन को जहांगीर ने मरवा दिया, मार्टियर हो गए। फिर गुरु हरगोबिंद ने सिखिज्म को एक मिलिट्री बनाने का, मिलिटराइज करने का काम किया। ठीक है, क्योंकि इनके पापा की मार्टियरडम हो गई थी। फिर इंट्रोड्यूस किया मार्शियल ट्रेनिंग, सिख के लड़के, सिख के लोग खुद से अपने आप की रक्षा करने के लिए ट्रेनिंग करें। सिख की आर्मी बनाई गई, अकाल तख्त बनाया गया। ठीक है, द सीट ऑफ टेम्पोरल अथॉरिटी। फिर गुरु हर राय, गुरु हर राय कौन थे हमारे? ये वो गुरु थे जिन्होंने सिख डिफेंस का ट्रेडिशन को मेंटेन रखा, फ्री में हॉस्पिटल खोला, प्रमोट किया ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, आम जनता की भलाई के लिए काम किया। गुरु हर कृष्ण आएंगे 8th नंबर पे। इन्होंने इनको कहा जाता है एज अ चाइल्ड गुरु। ये मरे थे पीपल की सेवा करते करते, और जब स्मॉल पॉक्स का एक बीमारी फैला था, जैसे महामारी फैली थी स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी की, तब इन्होंने लोगों का सेवा करते करते इनकी मौत हुई। फिर इनके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर, बड़े फेमस रूलर थे, आज भी हम जानते हैं इनको। गुरु तेग बहादुर उन्हें मार्टियर किया गया था इनको बाय औरंगजेब के द्वारा इनको मारा गया था। इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। इसके ऊपर एक कहानी है कि कश्मीरी पंडित इनके पास गए थे गुरु तेग बहादुर के पास, कि गुरु तेग बहादुर से बोलने कि हमें हमारी रक्षा करें। क्यों? क्योंकि पंजाब एरिया में, उस एरिया में जहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहां पे कन्वर्जन हो रहे थे, रिलीजियस कन्वर्जन हो रही थी, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था। इस कारण से गुरु तेग बहादुर ने रक्षा करते करते अपनी फिर जान दी। पब्लिकली इनको बीहेड कर दिया गया एट गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। यहाँ पे गुरुद्वारा है जो कि आज के टाइम का चांदनी चौक वाला एरिया है, वहां पे इनको बीहेड कर दिया गया, इनका गला काट दिया गया। ठीक है, तो ये था औरंगजेब के द्वारा कैसे किया गया ब्रुटैलिटी। फिर इनके हिम को बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से फिर ऐड कर दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में। ठीक है, लास्ट ह्यूमन गुरु जो आएंगे वो होंगे गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा पंथ क्या क्या होता है? खालसा पंथ में आता है हमारा 5K। 5K मतलब आपने देखा होगा कोई भी सिख होता है उसके बाल पे एक पगड़ी टाइप की होती है, तो इनमें 5K क्या क्या होता है? पहला, केश, बाल रखेंगे, कृपान रखेंगे अपने पास, एक छोटी सी चाकू टाइप की होती है। फिर कंघा रखेंगे, कड़ा पहनेंगे, कचेड़ा पहनेंगे। ठीक, तो ऐसे 5Ks को देखते हुए हमारा खालसा पंथ की स्थापना होती है इन 1699। और इन्होंने, गुरु गोबिंद सिंह ने एंड किया, ये जो लाइन से जो गुरुज का सिस्टम चल रहा था इसको एंड किया और एक फाइनल गुरु बनाया, एक बुक को जिसे हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, he was called that special holy book is called the eternal guru। ठीक, तो we will come to गुरु ग्रंथ साहिब। इटर्नल गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि अब आज के बाद अब नया कोई गुरु नहीं है, अब यही बुक हमारा गुरु बनेंगे।
ठीक है। ओरिजिनली गुरु अर्जन जी के द्वारा इसको बनाया गया, लिखा गया, बोला गया है। बाद में गुरु तेग बहादुर के हिम्स को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो आप गुरुद्वारा में गए होंगे तो आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहिब की कैसे पढ़ी जाती हिम्स को। ठीक, ये टीच करता है हमें अच्छी अच्छी बातें जैसे ट्रूथफुलनेस, ह्यूमिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, इक्वालिटी, डिवोशन टू वन गॉड एंड राइटियस लिविंग। इसमें एक प्रिंसिपल है कि ट्रुथ इज हाई, ट्रुथ इज हाई बट हायर इज ट्रुथफुल लिविंग। अगर हम सच्चाई से लिव करेंगे, सच्चाई से जिएंगे, तो वो ज्यादा बड़ा है सच होने से। ठीक है, तो ये सब आइडियाज हैं हमारी। नेक्स्ट, तो ये सब हमने देखा कि कैसे सिखिज्म एक मार्शल रेस की तरफ बढ़ रहा था, मार्शल ग्रुप बन रहा था एक। इसका मेन कारण हमने देखा गुरु अर्जन को कैसे हमारे जहांगीर के टाइम पीरियड में मारा गया। फिर गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा कैसे इसको सिख आर्मी की स्थापना की गई। फिर गुरु तेग बहादुर के अंदर में कैसे औरंगजेब ने मारा। ठीक, फिर गुरु गोविंद सिंह ने कैसे लास्ट में खालसा की स्थापना की। इसके कारण, इन सब स्टेप्स के कारण हमने देखा कि पूरी सिखिज्म की जो कम्युनिटी है ये मार्शल कम्युनिटी बन गई, वो कम्युनिटी जो अपने हक के लिए लड़ेंगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं द सिख एम्पायर। हमारे फेमस राजा सिखों के महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने वेरियस सिख कॉन्फेडरेसीज को, कॉन्फेडरेसी मतलब छोटा छोटा एम्पायर, छोटे छोटे किंगडम को यूनाइट करके एक बड़ा सा सिख एम्पायर बनाया। ठीक है, इन्होंने एक्सपैंड किया एम्पायर को थ्रू डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्किल्स। मिलिट्री स्किल, डिप्लोमेसी, ये सब चीज से एक्सपैंड किया जाता है। और इनका एम्पायर बड़े से एरिया में फैला था, डेट इंक्लूडेड कश्मीर, लाहौर, आज के टाइम का पाकिस्तान। ठीक है, अगर देखा हो मैप ऑफ इंडिया में, तो हम पंजाब किसे कहते हैं? पंजाब हो गया हमारा ये वाला स्टेट। पर पंजाब सिर्फ यही असली पंजाब नहीं है। पंजाब असली में उस टाइम पीरियड में ये पूरा पाकिस्तान का लगभग हाफ पार्ट या नॉर्थ वाला पार्ट जो है, ये पूरे एरिया में पंजाब फैला था। पंजाब का नाम ही है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। यहाँ पे 5 रिवर फ्लो करती हैं, आप देख लो, ये सब 5 रिवर जैसे हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके पंजाब बड़े से एरिया में फैला था। महाराजा रंजीत सिंह ने एम्पायर को और ज्यादा बड़ा बनाया, अच्छा बनाया। ठीक, इनके एम्पायर ने बड़े एरिया में कब्जा किया और अफगान्स को आने से रोका इंडिया में। इंडिया में जो अटैक्स हो रही थी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, तो अफगान्स को आने से रोका इंडिया में। ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में भी वो इंडिपेंडेंट रह पाए। ठीक है, ब्रिटिश रूल जब था तब भी ब्रिटिशर्स ने वही काम किया था जो ये सब चल रहा था, बड़े एरिया में फैलने वाला काम। तो तब उनके अंडर में भी कैसे कई लंबे समय तक पंजाब आजाद रहा। ठीक है, पर लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेकंड एंग्लो सिख वॉर नाम का जो वॉर होता है, उसमें सिखों को, सिख की आर्मी को हरा दिया। और लास्ट में इनकी जब डेथ हो जाती है तब लास्ट में हार जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आ जाता है पंजाब एरिया में। ठीक है, तो हमने सिखिज्म वाला पार्ट खत्म कर दिया है। हमने कर लिया पूरा मुगल्स वाला पार्ट कंप्लीट। लास्ट पार्ट अब आएगा चैप्टर का। इसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और फिर पीपल्स लाइफ्स। तो वी विल स्टार्ट विथ एडमिनिस्ट्रेशन में 2 टाइप्स। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये 2 टाइप का, एक दिल्ली सुल्तान वाला एडमिनिस्ट्रेशन, एक मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली सुल्तान वाला वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो दिल्ली सुल्तान दिल्ली पे रूल करते थे, उनका कैसे राज्य चलाने का सिस्टम था। मुगल्स जब रूल करते थे तो उनका कैसे सिस्टम था, बिकॉज दोनों का अलग अलग सिस्टम रहा है। दिल्ली सुल्तान क्योंकि कुछ बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए रहते थे तो उनका उस हिसाब से सिस्टम अडेप्ट हुआ है। मुगल्स का क्योंकि ये लंबे समय तक रहे तो इनका ज्यादा एडवांस सिस्टम अडेप्ट हुआ। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है? तो दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, कैसे राज्य संभाला जाए, है ना, राज्य को कैसे चलाना है, देश कैसे चलाना है। ठीक है, तो उसमें सबसे हेड कौन बन के बैठा है? हमारे सुल्तान। सुल्तान इज द सुप्रीम रूलर और ये ऑटोक्रेटिक है, जो मन में आएगा, जो सबसे बड़ा है, जो मन में आएगा वो कर सकता है सुल्तान। फिर
इसको असिस्ट करने के लिए कौन है? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर्स हैं जो इसको हेल्प करेंगे, क्योंकि सुल्तान हर एक चीज के बारे में नहीं जानता है। ठीक, मिनिस्टर्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो हमें जानने को मिलता है कि सुल्तान हेल्प लेता था फाइनेंस मिनिस्टर का, मिलिट्री के मिनिस्टर का, जस्टिस, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे मिनिस्टर्स होते थे इन सब डिपार्टमेंट्स के। ठीक है, मेन ड्यूटीज ऑफ सुल्तान, सुल्तान की क्या क्या ड्यूटीज थी? तो सुल्तान की क्या क्या ड्यूटी आती है? इसमें से पहला ड्यूटी जो हर राजा का होता है, अपने राज्य का प्रोटेक्शन करना, अपने लोगों को बचाना। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, समाज में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तीसरा, टैक्स कलेक्ट करना, कोई भी राजा फ्री में नहीं राज्य रूल कर सकता है, राजा को चाहिए पैसा, और पैसा कहां से मिलेगा? टैक्सेस से। ठीक है, इसीलिए आज भी जो हमारी सरकार है वो टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक, लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल, राजा का एक और जिम्मेदारी है सुल्तान का कि उसको अपने जनता की भलाई के लिए काम करना है। ठीक है, और आर्मी को लेके जाना है, एक्सपैंड करना है किंगडम, क्योंकि जब वो एक्सपैंड करेगा किंगडम तभी तो वो प्लंडर करेगा, वेल्थ दूसरे किंगडम को हराएगा, तभी तो स्लेव्स मिलेंगे उस किंगडम को। ठीक है, तो ऐसे करके सुल्तान रूल किया करता था, ये सब उसकी ड्यूटी हो गई। इसमें एक इंपॉर्टेंट सिस्टम आता है इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जैसे पेमेंट जिससे किया जाए हम, क्योंकि राजा बहुत बड़े एरिया में रूल कर रहा है। ठीक है, और सपोज करो ये हो गया हमारा दिल्ली सुल्तान का टेरिटरी, ये हमारा दिल्ली सुल्तान है जो यहां पे बैठा पड़ा है। ठीक है, दिल्ली सुल्तान अकेले पूरे हर टेरिटरी में हर जगह तो जाके रूल नहीं कर सकता, और दिल्ली सुल्तान क्योंकि हमारा बड़ा आर्मी रखा है तो आर्मी में सबको पैसा देना है, लंबे मिनिस्टर्स और सबकी बड़ा ग्रुप रखा है, उस ग्रुप को भी सैलरी देना है, नॉबल्स है, नॉबल्स को पैसा देना है, तो राजा को इतने सारे लोगों को पैसा देना है। तो एक सिस्टम बना था, हमारे सेंट्रल एशिया का वैसे सिस्टम है, ये जो हमारे तुर्क और अफगान्स लोग थे इन्हीं का वैसे ये सिस्टम था, इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम में क्या होता है कि राजा क्या करता है, अपने किसी भी इंसान जिसको पैसा देना है उसको बोलेगा कि देखो तुम्हें मैं ये वाला पार्ट देता हूँ, किंगडम का लैंड देता हूँ। ठीक, इस लैंड पे तुम्हें क्या करना है? टैक्सेस कलेक्ट करनी है। जब टैक्स कलेक्ट करोगे, पैसा कलेक्ट करोगे, तो तुम क्या करना, उसमें से पैसा अपने पास रख लेना। ठीक, राजा फ्री हो गया। अब बदले में कुछ पैसा राजा को भी ये दे देगा, जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा उसमें से कुछ राजा को भी चले जाएगा पैसा। तो ऐसे राजा का भी फायदा हो गया, इस इंसान का भी फायदा हो गया। तो इसको कहते हैं पैक सिस्टम, सॉरी पैक नहीं, इक्ता सिस्टम। ठीक है, इक्ता सिस्टम में क्या डिफाइन किया गया? इट इज अ पीस इक्ता। अब इक्ता, ये जो हमने ये अभी ड्राइंग बनाई थी, इसमें जो देखा, ये जो बड़ी सी किंगडम है और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हमने करके एक एक इंसान को दे दिया है। ठीक है, ये लैंड को कहते हैं इक्ता और इस इंसान को कहते हैं इक्तादार। ठीक है, इक्ता हो गया ये छोटा सा लैंड, और इक्तादार हो गया इस पे जो रूल कर रहा है हमारा नोबल या किंग। ठीक है, वही चीज को यहां पे अब लिखा गया है, अ पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड इक्ता, और जो भी उसका ऑफिसर है दैट इज कॉल्ड द इक्तादार। इक्तादार की क्या क्या ड्यूटी है? मैंने बताया, टैक्सेस कलेक्ट करना राजा के लिए, और क्योंकि वो ही टैक्स कलेक्ट कर रहा है और राजा ने उसको बनाया है उस एरिया का एज अ लीडर, तो उसी के ऊपर जिम्मेदारी उस एरिया का जो भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना, शांति व्यवस्था। और ये क्या करेगा? सोल्जर्स मेंटेन करके रहेगा। हु आर द सोल्जर्स? राजा को चाहिए बड़ी सी आर्मी जब लड़ने जाए, और राजा हर एक आर्मी में इतनी बड़ी सी आर्मी को मेंटेन करके नहीं रख सकता। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमने देखा कितनी सारी अनस्टेबिलिटी है। तो राजा ने चालाकी क्या किया कि इक्ता 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 बांट दिया, हर इक्तादार को एक एक दे दिया इक्ता। इक्तादार का काम होगा ये सब कि वही क्या करे, अपने एरिया से, मान लो अपने एरिया से 1000 सोल्जर का ग्रुप बना ले। ठीक, और उनको पैसा दे, उनका देखभाल करे, उनको हॉर्सेस दे, उनको जो भी हमें एनिमल्स चाहिए होते वो सारे दे लड़ाई के लिए, उनको वेपन्स दे। पर जब लड़ाई होगा तो उसको अपना 1000 का जो सोल्जर का वो ग्रुप है वो भेजना पड़ेगा राजा का हेल्प के लिए। ठीक है, सुल्तान का हेल्प के लिए।
ठीक है, तो दिस इज द ड्यूटीज, दीज आर द ड्यूटीज। इसके अलावा और क्या है, जो भी पैसा बचा, इसमें कुछ ऐसा सिस्टम था कि राजा ने क्योंकि लैंड दे दिया है, राजा ने ये भी बोला है कि इस लैंड से जितना पैसा कमाओगे वो तुम्हारा सैलरी हो गया, इसी पैसे से तुमको उस एरिया का, लैंड का, लोगों का भी देखभाल करना है, इसी पैसे से अपनी आर्मी को भी संभालना है। तो जो भी पैसा फिर ये सब काम करने के बाद बचेगा वो सुल्तान को भेज देना, वो हमारा रॉयल ट्रेजरी में चले जाएगा पैसा। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम चल रही थी, इक्ता सिस्टम। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके कारण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा, राजा का पावर बढ़ा, इसमें सब में सुल्तान, हर काम के पीछे एक सुल्तान है इसमें, तो सुल्तान की पावर बढ़ गई, सुल्तान को आर्मी मिल गई। ठीक है, फ्री में आर्मी मिल रही है, कम खर्चा में ज्यादा फायदा पहुंच रहा है राजा को। ठीक है, आर्मी मिल गई। इक्ता को ये राजा मेंटेन करके रखता था कि कोई भी इक्तादार अपना उस एरिया में दबदबा ना ज्यादा कर ले, जैसे ही राजा को लगेगा कुछ गलत हो रहा है वो चेंज कर देगा। जैसे ही ये, इसको हेरिडिटी नहीं रखा गया, हेरिडिटी मतलब इक्तादार का बेटा इक्तादार नहीं बनेगा उस एरिया का। ठीक है, हेरिडिटी नहीं था, जब भी राजा को मन करे कभी किसी को इधर भेज दे, कभी उसको चेंज कर दे, कभी इसका पोजीशन चेंज कर दे। ठीक, तो इसके कारण राजा को हेल्प पहुंच रही है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, राजा का सबसे ज्यादा पावर बढ़ रहा है, साथ ही साथ किंगडम का पावर बढ़ रहा है, साथ ही साथ खर्चा कम पड़ रहा है। ठीक है, लिमिटेशन, क्या क्या नुकसान है इन सब में? नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है हमारे किसानों का। राजा तो बोल के हट गया, सुल्तान बोल के हट गया, काम से हट गया, पीछे हट गया। अब मेन ये इक्तादार है, इनका काम है पैसा कलेक्ट करना। अब चाहे ये मार के पैसा ले, डरा के पैसा ले, जबरदस्ती पैसा ले, ये इनके ऊपर है। ठीक, तो इसीलिए जो किसान थे उनको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता था, इनसे जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट होता था, बहुत ज्यादा अमाउंट में टैक्स कलेक्ट होता था, हार्श ट्रीटमेंट मिलती थी, हार्श फार्मर्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था अगर पैसा ना दे पाए कोई किसान। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम थी इक्ता सिस्टम। इसके बाद आया मुगल्स का रूल, दिल्ली सुल्तान के बाद। तो मुगल्स ने क्या किया, वही इक्ता सिस्टम को मान लो अपने हिसाब से चेंजेस करके अडेप्ट किया। मुगल्स, ओके, अब हम देखते हैं मुगल्स का। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम मुगल्स की बात करते हैं तो हमने देखा कि बाबर के टाइम पीरियड में अटैक चल रहा है, हुमायूं में तो पूरा मुगल एम्पायर भी हाथ से निकल गया, फिर से वापस कैप्चर हुआ, और जब कैप्चर हुआ फिर हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो मेनली अकबर के टाइम पीरियड में ही स्टेबिलिटी स्टार्ट होती है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान जाएगा। वरना पहले क्या हो रहा था, पहले हर राजा आते थे जाते थे, उनको बस अपना किंगडम, अपना आर्मी मेंटेन करना, लड़ाइयां जीतना, बस इससे मतलब रहता था। अब जो राजा लंबे समय तक रहेगा वही सोचेगा कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करें, तो इसीलिए अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मुगल में अडॉप्ट होगी, मुगल एम्पायर में। अकबर ने कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे जिसके कारण एफिशिएंसी बढ़ा, कंट्रोल बढ़ा। पहला रिफॉर्म, मुगल एम्पायर को, बड़े से मुगल एम्पायर को तोड़ दिया गया इनटू 12 प्रोविंसेस, जिसे हम कहते हैं सूबा। जैसे आज के टाइम में हमारे स्टेट्स होते हैं तो वैसे उस टाइम पीरियड में सूबा हो गया। सूबा के बाद जैसे आज के टाइम में स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है, तो वैसे यहाँ पे क्या है, सरकार। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे में क्या आते हैं, सब हमारे में डायरेक्ट विलेजेस और सिटीज आ जाती हैं। इस टाइम पीरियड में क्या है, परगना, सब डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ पे फिर लास्ट में आएगा विलेज। ठीक, तो इस टाइप की सिस्टम बनाई थी अकबर ने, पहले सूबा, सूबा के बाद सरकार, सरकार के बाद परगना, परगना के बाद विलेज। ओके, विलेज में क्या किया गया, क्योंकि हर विलेज में जाके राजा देख नहीं सकता है सिस्टम। ओके, तो इसीलिए विलेज को बना दिया गया सेल्फ गवर्नड। सेल्फ गवर्नड मतलब खुद से खुद पे रूल करेगा गांव। कैसे, उस वहां पे पंचायत का सिस्टम चलेगा, पंचायत जैसे होते हैं, डिसीजन गांव के लिए खुद से ली जाएगी, गांव में क्या क्या सड़कें बनवाना है, क्या करना है, इस टाइप का चीज खुद से चीज ये लोग लोकल इंस्टीट्यूशन रूल करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मुगल ऑफिशियल्स, मुगल एम्पायर में कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। पहला ऑफिसर है दीवान। दीवान किसे कहा जाता है, फाइनेंस का जो ऑफिसर होता है, पैसा से रिलेटेड टैक्स कलेक्ट करना हुआ या फाइनेंस मिनिस्टर का काम करना हुआ, ये सब दीवान का काम होता है। दीवान के बाद आता है मीर।
मीर कौन होता है? मीर बख्शी। मीर होता है, मीर बख्शी जो आर्मी के लिए काम करता है, आर्मी का ऑफिसर होता है, मिलिट्री का ऑफिसर होता है। इसके बाद आता है खान ई समान। ये कौन होता है? रॉयल हाउसेस, हाउस होल्ड, राजा का घर बार, राजा के लिए जो काम करना है, राजा के पब्लिक वर्क्स का काम, जनता के लिए जो रोड्स वोड्स ये सब बनवाना हुआ, ट्रेडिंग ट्रेडर्स के लिए काम, इंडस्ट्री के लिए काम, एग्रीकल्चर के लिए काम, ये सारा काम हमारा खान ई समान करेगा। इसके बाद आएगी सदर। सदर कौन होगा? जो जस्टिस सिस्टम को मेंटेन करेगा, रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करेगा, ठीक है, एजुकेशन को मेंटेन करेगा सदर। यही सिस्टम जो है समय के साथ फिर चलते 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 फिर अंग्रेजों के टाइम में चलेगा और उसके बाद फिर आज के टाइम में हमारा कोर्ट सिस्टम जो है कुछ ना कुछ इससे भी मैच खाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मनसबदारी सिस्टम। हमने उसमें देखा दिल्ली सल्तनत में देयर वाज इक्ता सिस्टम। इनमें क्या होता है? इनमें होता है मनसबदारी सिस्टम। तो इसको लाया गया हमारे अकबर के द्वारा। इट इज अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। इस सिस्टम में क्या होता है? हर ऑफिसर को एक रैंक दे दी जाती है। रैंक को कैसी रैंक होती है? 1000, 500, इस टाइप की कुछ रैंक दे दी जाएगी। और जिसका जितना ज्यादा रैंक है ना, वो उतना ऊंचे रैंक का ऑफिसर हुआ। तो मनसब क्या होता है? रैंक और पोजीशन। और मनसबदार को एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपने पोजीशन के हिसाब से, उनकी जितनी भी जो भी रैंक है उसके हिसाब से वो अपना सोल्जर्स बना के रखे। जिनका ज्यादा मनसब है वो ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स रखेंगे, जिनका कम मनसब है वो कम सोल्जर रखेंगे। हॉर्सेस रखें, एलिफेंट्स रखें, कैमल्स रखें, ठीक है। ये सारी चीज वॉर में हेल्प करती है ना, एनिमल्स हमारे। द नंबर डिपेंड्स ऑन हिज रैंक। तो जितने कितने सोल्जर रखने, कितने एलिफेंट रखने हैं, तो जो कम मनसबदार है, कम रैंक वाला, उसको कम रखने। जो हाई वाला है मनसबदार, उसको ज्यादा एलिफेंट्स, ज्यादा हॉर्सेस, ज्यादा कैमल्स रखने, ओके, सोल्जर्स रखने। तो ये सिस्टम चलता था उस टाइम पे। तो लगभग ये इतना सही मैच खा रहा है, पर कुछ कुछ छोटी छोटी डिटेल्स अलग हैं इसमें, ठीक है। एक और अब बात करते हैं रेवेन्यू सिस्टम का। रेवेन्यू सिस्टम मतलब टैक्स कलेक्शन वाला सिस्टम। रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन का सिस्टम के लिए हमारे टोडरमल नाम के एक फेमस फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के दीवान थे, जिन्होंने ये काम किया। टोडरमल एक कायस थे और इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। इन्होंने डिटेल सर्वे किया लैंड का, देखा एम्पायर में कितनी बड़ी एरिया है, लैंड है। इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को मेजर किया कि हर किसान का हर एरिया में जैसे गेहूं का कितना खेती होता है, भुट्टे का कितना खेती होता है, कॉर्न का, व्हीट का, राइस का, ऐसे अलग अलग एरियाज का मैपिंग हुआ। उसके बाद कैलकुलेट किया क्रॉप प्रोडक्शन, कितना खेती का प्रोडक्शन हो रहा है, उस एरिया से कितना आउटपुट निकल रहा है। क्योंकि जो गंगा रिवर के साइड की वैली, गंगा की जो फ्लड प्लेन्स वाली एरिया थी, वहां पे ज्यादा आउटपुट निकलता था कंपेयर टू अदर पार्ट्स। तो इन्होंने क्या सोचा है कि जो एरिया में ज्यादा आउटपुट निकलेगा, वहां के किसान ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो उनसे हम ज्यादा टैक्स लेंगे कंपेयर टू बाकी सब फार्मर्स से, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम बनाया जो कि फिक्स्ड हो, फेयर हो, ठीक है, जिसमें रेट्स फिक्स्ड हो, फेयर हो, बेस्ड ऑन द क्रॉप यील्ड एंड प्राइसेस। जिस क्रॉप की जितनी प्राइस है उस हिसाब से हर एक किसान को टैक्स देना है। पहले के जो भी राजा आ रहे थे दिल्ली सुल्तान्स वाले, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पे कैसे हम काम करें, अच्छा बनाए सिस्टम को। उनको बस था कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट करें, लड़ाइयां लड़े, लड़ाइयां में जीते, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, ज्यादातर किसान से कोई यूनिटी, कोई ऐसा नहीं था कि हर किसान को देख के पैसा लिया जाएगा, ये किसान की कम खेती हुई इससे कम लिया जाए, और इसकी ज्यादा हुई इससे ज्यादा लिया जाए। सबसे लगभग ज्यादा बराबर रूप से लिया जाता था। तो जो हमारे कमजोर छोटे किसान होते थे वो अक्सर टैक्स नहीं दे पाते थे, ठीक है। अब आते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। तो इसकी बेनिफिट क्या क्या है? तो एक तो टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो गया इस सिस्टम के आ जाने के बाद। इन्होंने इंक्रीज किया गवर्नमेंट की रेवेन्यू, सरकार का पैसा बढ़ा, सरकार ने की जो इनकम है टैक्सेस से वो बढ़ गई। टैक्सेशन जो का बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होने लग गया। पहले क्या हो रहा था, इक्ता और इक्तादार वाला सिस्टम में, याद है आपको, इक्तादार आते थे, जबरदस्ती पैसा लेते थे, या फिर उन्होंने किसी को भेज दिया पैसा कलेक्ट करने के लिए। उस टाइम पे लठियाल्स होते थे, वो लोग जाते थे पैसा कलेक्ट करने। तो अब सिस्टम क्या हो रही है, वो ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो रही है।
ठीक, जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है वो ज्यादा टैक्स दे, जिसका कम है वो कम दे। ठीक, हम एक और चीज, हम करप्शन से बच पाएंगे क्योंकि हमने हर चीज को मैप कर दिया है। हमें पता है कि इस एरिया से, जैसे गंगा वैली में हमारा एक सिटी है, फॉर एग्जांपल वाराणसी, काशी, ठीक है, यहाँ पे जो सिटी है इसमें से इतना तो निकलेगा ही, इतना तो प्रोड्यूस होगा, लगभग इतना पैसा तो टैक्स से आना चाहिए। अब अगर वहां का जो ऑफिसर है वो इतना पैसा नहीं दे रहा है तो यानी कि वो करप्शन हो रहा है। तो इस कारण से हर चीज अब स्ट्रीमलाइन होने लग गई। राजा को हर एक चीज के बारे में पता था, कहां से कितना पैसा आना है। करप्शन अब नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है, इसलिए हर एक चीज सिस्टम सिस्टमैटिक बन गया। ठीक, स्ट्रेंथन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके कारण मुगल की जो एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी वो ज्यादा अच्छी हो गई। ठीक है, रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, धर्म का क्या रोल था? तो हर दिल्ली सुल्तान्स को देखा जाए या मुगल्स को देखा जाए, जो भी हमारे इस्लामिक लीडर्स थे, हमारे मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम सुल्तान्स थे, इनमें क्या देखा गया, इनके जो हाई ऑफिसर्स हुआ करते थे वो हमेशा मुस्लिम्स होते थे। और मुस्लिम में भी कैटेगरीज उस टाइम पे ऐसे होती थी कि जो अपर वाले क्लास के मुस्लिम्स हैं, जो कि कौन होते थे, टर्क लोग, वो ज्यादा उनको उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, इज्जत दी जाती थी। ठीक, पर इस टाइम तक आते आते कुछ सिस्टम, वो वाला सिस्टम थोड़ा चेंज होने लग गया। आर्मी में या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उसमें ये कोशिश की जाती थी 1/3, 1/3 से ज्यादा हम इनफिडल्स को नहीं आने दे, नॉन मुस्लिम्स को ना आने दे। ठीक है, 1/3 से ज्यादा ना हो। और पर इसमें एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है कि जो हमारे टॉप पोजीशन पे थे, जैसे टोडरमल हुआ, जैसे हमारे अलग अलग राजपूत के किंग्स हुए, उनको हायर पोजीशन दी गई। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ नॉन मुस्लिम को 1/3 तक रोक के रखें और इनको सिर्फ लोअर रैंक दे, कुछ कुछ केसेस में हाई रैंक भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपैरिजन फीचर सुप्रीम रूलर। सबसे पहला हम कंपेयर करेंगे दिल्ली सुल्तान्स को मुगल एम्पायर को, तो सबसे पहला टॉपिक है कि सबसे बड़ा रूलर, सबसे बड़ा इंसान, सबसे पावरफुल कौन है? इधर सुल्तान है, उधर एम्परर है, जिसको हम कहते हैं बादशाह। ठीक है, बादशाह अकबर जैसे कहते थे, तो सुल्तान, बादशाह। इक्ता सिस्टम, इधर हो गया जागीर सिस्टम। जागीर सिस्टम मतलब मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, वही चीज है, जागीरदार कहो, मनसबदार कहो, वही चीज है। ठीक, इधर हुआ इक्तादार, तो इधर हो गया हमारा जागीरदार या फिर मनसबदार। दिस वॉज मेंटेन बाय इक्ता, मिलिट्री कौन मेंटेन कर रहा है? इक्तादार। यहां पे कौन मेंटेन कर रहा है? मनसबदार। इसमें क्या है? इक्ता है, इसमें क्या है? सूबा है। जो हमारे पार्ट्स हमने देखा तो सूबास बना दिया था। फिर यहां पे क्या है? रेवेन्यू के लिए रिफॉर्म्स क्या की गई? तो टैक्स कलेक्ट करेगा इक्तादार, यहां पे एक पूरी प्लानिंग होती है और प्लानिंग के हिसाब से फिर एक नया सिस्टम बनाया जाता है। ठीक, यहां पे क्या है? सेंट्रलाइज्ड है हर चीज, सेंटर में राजा है, सुल्तान जो बोलेगा वही चलेगा। यहाँ पे हमने देखा था कि लोकल बॉडीज तक भी पावर पहुंचा दी गई थी। ठीक है, तो पावर बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, जिसमें चेक्स एंड बैलेंस हैं कि कोई भी ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। ठीक है, चेक एंड बैलेंस, ये पावरफुल है तो ये इसको रोक दे, और ये ज्यादा पावरफुल हो तो दूसरा उसको रोक दे। तो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम ऐसा बना के रखा था। इस कारण से हमने देखा कि मुगल टाइम पीरियड में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है इंडिया का। ठीक, की टर्म्स क्या क्या थे, हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा सुल्तान किसे कहते हैं, इक्ता किसे कहते हैं, इक्तादार, सूबा, मनसब, मनसबदार, जागीर, जागीरदार। ये मनसब क्या हो गया? हमारा रैंक। और जागीर क्या हो गया? हमारा लैंड। मनसबदार हो गया वो इंसान जिसके पास एक मनसब है। ठीक है, जागीर कौन हो गया? जिसकी, वही बात, जिसके पास एक जागीर है। ठीक है, नेक्स्ट, मीर बख्शी कौन हो गया? हेड ऑफ मिलिट्री, जो भी मिलिट्री का सबसे बड़ा इंसान हुआ।
खान ई सम्मान कौन था, जो कि रॉयल का हाउस होल्ड का काम देखता था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब चीज का, ट्रेडर्स का काम। सदर, सदर कौन हो गया, जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है जस्टिस सिस्टम का, जुडिशरी का सिस्टम का, ये सब का, रिलीजियस अफेयर्स का और एजुकेशन का। तो ये सारी चीज चल रही थी उस टाइम पीरियड में। इसके बाद हमने लगभग ये चैप्टर खत्म कर दिया, पर एक लास्ट चीज बच रहा है, वो है पीपल्स लाइफ। आम जनता कैसे जीती थी उस टाइम पीरियड में। ओके, आम जनता की कैसी लाइफ थी। बिकॉज जब भी हम पढ़ते हैं किसी चीज को, तो हम ऊपर ऊपर हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं कि राजा कैसा था, राजा ने रूल कैसे किया, ठीक। हम आम जनता के बारे में कम बातें जान पाते हैं। तो इसीलिए अब जरूरी है कि आम जनता का लाइफ कैसे चल रहा था इन इंडिया अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, अंडर द मुगल्स। तो देखा जाए तो इंडिया रिमेन वन ऑफ द वेल्थिएस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में इंडिया का जो पोजीशन था वो वन ऑफ द वेल्थिएस्ट था, ठीक है, सोने की चिड़िया वाला पोजीशन। एग्रीकल्चर के मामले में हमारा एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और जो भी सरकार के पास पैसा आता था वो मेनली कहां से, टैक्सेस के फॉर्म में आएगा, फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ही मेन पैसा सरकार, हमारी राजा पैसा कमाएंगे। अगर देखा जाए तो कितना पैसा कलेक्ट किया जाता था टैक्स, 1/5। जितना भी किसान ने प्रोड्यूस किया खेती में से, जितना भी चीजें फसलें प्रोड्यूस हुई, उसका 1/5 चला गया राजा को, या फिर किसी किसी केसेस में 1/3 हाफ होता था। ओके, या तो 1/5 है या फिर 1/2, मतलब हाफ है, ठीक। जितना भी किसान ने प्रोड्यूस किया उसका हाफ राजा ने ले लिया। तो ये सब कुछ कुछ ही सुल्तान के अंडर में मिला है, पर बाकी सब में सिस्टम थोड़ा सा लिबरल था, 1/5 देना होता था, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में इस टाइप की एक पर्शियन व्हील की इन्वेंशन हुई थी। पर्शियन व्हील क्या करता था, पानी को हायर लेवल तक भेजने में, इरिगेशन में हेल्प करता है, ठीक है, पानी टंकी से, वेल से निकालने में हेल्प मिलती है। तो पर्शियन व्हील की टेक्नोलॉजी उस टाइम पीरियड में आ गई, जिसके कारण कैनाल्स बनाए गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ा लोगों का, ठीक, क्रॉप की डाइवर्सिटी बढ़ी। लोगों ने, किसानों ने, वैसे तो स्टार्टिंग से इंडिया में चलते आ रहा है कि इंडिया में ये सारी क्रॉप्स ग्रो होती थी, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, स्पाइसेस, और नॉन फूड क्रॉप भी ग्रो होती थी, कॉटन, सिल्क, वुल, डाइज, टिम्बर, जूट, ठीक है। ये सारी क्रॉप इंडिया में शुरू से ग्रो होती है, पर समय के साथ इनकी आउटपुट बढ़ी, ठीक है। और आउटपुट की बात कर ही रहे हैं तो इसका ये कहा जाता है कि आउटपुट हर जगह सेम नहीं होता है। जो गंगा का वैली वाला एरिया है, गंगा का फ्लड प्लेन वाला एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है इंडिया का, वो वाला एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता था कंपेयर टू बाकी सब पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे किसान की जो प्रॉब्लम्स है वो कभी कभी बढ़ जाती थी, कभी कभी फेमाइंस आ जाता था। फेमाइन मतलब भुखमरी आ जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी, तो किसानों के प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और राजा कभी कभी हेल्प करता था, और अगर खराब राजा है तो नहीं करेगा हेल्प, ठीक है। तो अगर अच्छा राजा है तो हेल्प कर देता था किसानों की, वरना जबरदस्ती उनसे टैक्स तभी भी कलेक्ट की जाएगी, ठीक। ट्रेड, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस हमने देखा भी, एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है। अब देखते हैं ट्रेडिंग का क्या काम चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड में इंडिया में क्राफ्ट्स पर्सन टेक्सटाइल बनाया करते थे, वेपन्स बनाया करते थे, यूटेंसिल, ज्वेलरी, ये सारी चीजें इंडिया में बनाए जा रहे हैं, और ये सब बन के फिर बाकी सब देशों में एक्सपोर्ट भी होते थे। शिप बिल्डिंग, शिप बनाने की कला इंडिया में फेमस थी, ठीक। और अगर बात किया जाए तो इंडिया का कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो इंडिया में एक ट्रेड सरप्लस चल रहा है। ट्रेड सरप्लस, व्हाट इज ट्रेड सरप्लस? सिंपल सा है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट, हम जो दूसरे देश को दे रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से, हम जो दूसरे देश को बेच रहे हैं, दे रहे हैं, एक्सपोर्ट वो ज्यादा है, हम ज्यादा बेच रहे हैं और कम चीज खरीद रहे हैं, तो पैसा फिर हमारे जेब में भरेगा, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर का फिर पैसा आ रहा है। हम कम चीज खरीद रहे हैं, ज्यादा चीज बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से इंडिया प्रॉस्परस बनते गया, दुनिया भर का गोल्ड, सिल्वर, ये सब इंडिया में आ रहा था। इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस था। इंडिया में कहां से ट्रेड होती थी? कैलकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली, ये सारी फेमस पोर्ट सिटीज हैं जहां से हमारा ट्रेड हो रहा है, ओके।
इंडिया ने कहा क्या क्या चीज इंपोर्ट किया बाहर के देशों से, तो इंडिया ने इंपोर्ट किया लग्जरी गुड्स। हॉर्स, हॉर्स के बारे में हमने देखा था मिडिवियल पीरियड में, जिसके पास हॉर्स है और जिसके पास गन पाउडर का ये टेक्नोलॉजी अच्छे से है, ये दो चीज हैं, तो वो राजा फिर जीत सकता है आराम से। ठीक है, तो हॉर्सेस में भी ये है कि इंडिया में जो हॉर्स है वो अच्छी क्वालिटी के उतने नहीं है कंपेयर टू अरब के हॉर्सेस। तो हॉर्सेस बाहर के देशों से, अरब से आता था इंडिया में, मेटल्स आता था, सिल्क आता था फ्रॉम अरब अरेबिया, पर्शियन पर्शिया, सेंट्रल एशिया, ये सारी जगह से इंडिया में ट्रेडिंग का इंपोर्ट हो रहा है। ठीक, फाइनेंस सिस्टम, एक और सिस्टम बना है इस टाइम पीरियड में, हुंडी। हुंडी क्या होता है, उस टाइम पीरियड में क्या था सिस्टम कि एक मर्चेंट है, उसको जाना है किसी दूर एरिया से कोई चीज खरीद के लाने या फिर कहीं और बेचने। अब वो लेके जाएगा कहीं और बेचेगा, उसको अपने साथ पैसा लेके जाना पड़ेगा, गोल्ड सिल्वर ये सब चीज लेके जाना पड़ेगा अपने पॉकेट में। और अगर बीच रास्ते में डकैती हो गई या रॉबरी हो गया, उस केस में फिर सब पैसा उसका चले जाएगा हाथ से। तो उस टाइम में एक सिस्टम बनाया गया, हुंडी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे आज के टाइम में बैंक बैलेंस होती है, तो वैसे ही हुंडी सिस्टम, बैंक आने वाले समय में जो बैंक बनेगा, बैंकिंग की व्यवस्था बनेगी, वो हुंडी सिस्टम अर्ली टाइम पीरियड में था। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें पेमेंट देना आसान हो जाएगा, रिटन इंस्ट्रक्शन लिख दी गई कि मैं इस इंसान को इतना पेमेंट देना चाहता हूं, मेरे अकाउंट से उतना पैसा उसको भेज दो। ठीक, तो वैसे कुछ रिटन रिकॉर्ड्स होती थी, इससे ट्रेडर्स खाली हाथ जाते थे, आराम से ट्रेड करते थे, बस हुंडी में साइन वाइन किया, जैसे भी किया वैसे पैसा दूसरे को चला गया। प्लंडर से बच गए ये लोग, फिजिकल करेंसी लेके दूर दूर एरिया पे नहीं जाना पड़ा ट्रेडर्स को, तो ट्रेड समय के साथ फिर बढ़ेगा। ठीक है, मर्चेंट्स ने अपना खुद का ग्रुप बना दिया था, उस ग्रुप को कहते थे हम मर्चेंट गिल्ड्स। गिल्ड्स को हिंदी में जैसे कहेंगे श्रेणी, श्रेणी बना दिया गया था। जैसे हमारे एग्जांपल के लिए मारवाड़ी ग्रुप हो गई हमारी एक। ठीक है, तो ट्रेडर्स ने अपना खुद का ग्रुप बना दिया, अपना खुद का सिस्टम बना दिया, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और इनकी सिस्टम कुछ ऐसी थी जैसे कि वो सिस्टम ऑफ क्रेडिट को भी मेंटेन करेंगे, दूसरों को लोन्स देना हुआ उससे पैसा कमाएंगे लोन देकर, और साथ ही साथ स्टेट से इंडिपेंडेंट रहेंगे। स्टेट, यहाँ पे स्टेट मतलब क्या है, स्टेट मतलब राजा है, राजा से इंडिपेंडेंट रहेंगे। इस टाइम पीरियड में क्योंकि इतना जल्दी जल्दी राजा बदल रहे थे, इस कारण से ये लोग इंडिपेंडेंट खुद के दम पे ट्रेडिंग करना समझ गए थे, सीख गए थे। राजा चाहे कोई भी हो, राजा आए जाए बदले कुछ भी हो, वो अपना ट्रेड रोकते नहीं थे, ट्रेड इनका चलते रहेगा जैसे चल रहा था। ठीक है, करेंसी, करेंसी का सिस्टम कैसा था, तो सुल्तान ने उस टाइम पीरियड में मेटल की कॉइन्स बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने देखा था सुरी वाला वो सब चीज में कैसे कॉइन्स था, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का देखा टोकन करेंसी कैसे लाया था। यहाँ पे क्या है करेंसी में कि सिल्वर रुपया चलता था मुगल्स के टाइम पीरियड में, और कॉपर का डम चलता था। तो ये दो टाइप की करेंसी चलती थी इंडिया में। जिस देश में सिल्वर का करेंसी चल रहा है वो देश का इकोनॉमी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सिल्वर क्योंकि बहुत वैल्यूएबल चीज है। ठीक, तो ऐसे ट्रेडिंग हो रही है। टेम्पल, आपको पता हो, टेम्पल एक्टेड एज अ सेंटर ऑफ होल अर्बनाइजेशन। जो भी शहरें बसेगी बिकॉज ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के आर पार पूरी शहर बस जाती थी। इसको हम क्या कहते थे, इसको कहते थे टेम्पल टाउन्स। ओके, तो टेम्पल टाउन्स या टेम्पल को कहा जाए तो टेम्पल एक इकोनॉमिक हब जैसा काम करता था। इकोनॉमिक हब कैसे, यहाँ पे दूर दूर एरिया से लोग आ रहे हैं, जमीन दान कर रहे हैं, वेल्थ को दान कर रहे हैं, डोनेशंस कर रहे हैं टेम्पल में। टेम्पल के पास खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रही है, इरिगेशन सिस्टम बनाया जा रहा है, टैंक्स बनाया जाता है, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए रहने की जगह, धर्मशाला बनाई जा रही है, छत्रम बनाया जा रहा है। ऐसे कर करके पूरा सिटी डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि टेम्पल इतना ज्यादा पावर हो रहा है, टेम्पल के पास इतनी ज्यादा पैसा आ रही है, तो टेम्पल क्या करता था, इट एक्टेड लाइक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। जैसे आज के टाइम में बैंक है, उस टाइम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा भी टेम्पल एक्ट कर लेता था। टेम्पल क्रेडिट दे पाता था मर्चेंट्स को। मर्चेंट कौन होते हैं, ट्रेडर्स। क्रेडिट मतलब लोन, तो टेम्पल चाहे तो लोन भी देता था हमारे ट्रेडर्स को।
ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि टेम्पल इज एक्टिंग लाइक अ इकोनॉमिक हब। सिर्फ पूजा पाठ का, सिर्फ रिलीजन का हब नहीं है, पूरा एक इकोनॉमिक हब भी बनते जा रहा है टेम्पल। इसके बाद हम आएंगे सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो हर चीज में एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है, हर चीज का एक प्रो होता है, कॉन्स होता है। तो वैसे इंडिया में भी देखा जाए तो अमीर बहुत थे, ठीक, तो अमीर ज्यादा थे तो कुछ फिर गरीबी भी थी, ठीक, कुछ लोग गरीब भी थे, कॉन्सेंट्रेशन था। जो भी हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं वो बताते हैं इंडिया को कि बहुत ज्यादा वेल्थ है। सिर्फ देखा जाए तो वेल्थ उन्हीं लोग के पास था जो पावरफुल है, पावरफुल इन द सेंस जो रूलर है, या हाई ऑफिसर्स हैं, या मर्चेंट है, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्हीं के पास पैसा था। फिर बाकी जनता के पास क्या था? तो बाकी जनता को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। पीसेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, पीसेंट मतलब किसानों को प्रॉब्लम्स थी, उनको हाई टैक्स देना पड़ता था इस टाइम पीरियड में। पूरी ये दिल्ली सुल्तान और मुगल का टाइम पीरियड, पूरा ये जो हम पढ़ रहे हैं मिडीवल हिस्ट्री, पूरा इस टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्स पीपल, लेबर, इनको भी कई सारी हार्श प्रॉब्लम कंडीशन फेस करनी पड़ती थी, ठीक है, गरीबी का प्रॉब्लम झेलना पड़ता था।